हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बजट 2024। ये फ्रेंड्स आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फ्रेंड्स, हर साल आरबीआई के प्रीलिम्स में बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड, इस 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में आपके 3 से 5 मार्क कवर हो सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस बजट में जो गवर्नमेंट स्कीम मेंशन होते हैं उनका यहाँ पे सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, इसलिए उसे कवर करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने यहाँ पे इस बजट में आने वाली स्कीम्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसे फ्रेंड, इस बजट में जो भी हार्ड कंसेप्ट आया है उसे भी हमने इजीली एक्सप्लेन किया है। इससे आपको बजट के एक एक डिटेल समझ में आएंगे। और फ्रेंड, इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। या फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट में हमने बजट 2024-25 समझाया है और यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने बजट का स्टार्टिंग बताया है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीलिम्स में बजट से क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर आपको ये पार्ट 1 से पूछते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बजट के स्टार्टिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड, आपने ये पार्ट 2 एक बार देख लेना चाहिए और साथ ही उसका एक बार रिविजन करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, पार्ट 1 का आपने ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, या जिससे बजट के सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठे। और फ्रेंड्स, मैं अपने सारे वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही करता हूँ, लेकिन इस वीडियो को पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे बजट प्रायोरिटी के हिसाब से कवर किया है। फ्रेंड देखिए, इस साल के बजट में यहाँ पे 9 प्रायोरिटीज दिए हैं और इसके हिसाब से हम ये वीडियो कवर करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, पीआईबी ने बहुत अच्छे इंटरेक्टिव स्लाइड्स भी दिए हैं और उसकी मदद से हम सारे प्रायोरिटी कवर करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड, चलिए अब हम हमारा बजट 2024 स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ बजट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निर्मला सीतारामन जी ने यहाँ पे बजट स्पीच में क्या बोला। यहाँ उन्होंने बोला, द टर्निंग अटेंशन टू द फुल ईयर एंड बियॉन्ड, इन दिस बजट वी पर्टिकुलरली फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth and 5-year period with the central outlay of rupees 2 lakh crore. सो फ्रेंड, इसमें क्या बोला है ये हम आगे देखेंगे। सो ये बस मुझे आपको बताना था कि यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs और मिडिल क्लास पे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बजट एरिया का फोकस कहाँ था। इनका फोकस था 4 मेजर ग्रुप में। वो थे गरीब, दैट इज पुअर, देन महिलाएं, दैट इज वीमेन, देन युवा, दैट इज यूथ, और अन्नदाता, दैट इज फार्मर। ज़्यादा क्लियर है? अपने इसका थीम क्या था? इनका एम्फसाइज था एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, सपोर्ट टू MSMEs और यहाँ पे मिडिल क्लास पे, जो मैंने आपको बताया था। साथ ही फ्रेंड, यहाँ बोला है कि यहाँ पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए इन्होंने 1.48 लाख करोड़ का एलोकेशन रखा है, जो फ्रेंड बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद इस बजट में बोला गया कि हमारे 9 प्रायोरिटीज़ है। वो कौन से? उसमें आता है प्रोडक्टिविटी एंड रिसर्च इन एग्रीकल्चर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, उसके बाद इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, देन अर्बन डेवलपमेंट, देन एनर्जी सिक्योरिटी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड देन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। क्लियर है फ्रेंड्स? ये सारे प्रायोरिटीज़ हम एक एक करके देखेंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे फ्रेंड्स, बजट में 1.52 लाख करोड़ अलोकेट किए गए हैं। यहाँ पे फ्रेंड किस किस चीज़ों पे फोकस किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे 109 हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रिसिलेंट वेराइटीज क्रॉप्स और यहाँ पे 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फार्मर्स के लिए रिलीज की जाएंगी। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे क्रॉप रिलीज किए जाएंगे जिनकी हाई यील्ड है, यानी कि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और वो क्लाइमेट रिसिलेंट भी है, यानी कि यहाँ क्लाइमेट बिगड़ गया, यानी कि ज़्यादा गर्मी हो गई या फिर ज़्यादा ठंडी हो गई तो भी उस क्रॉप के प्रोडक्शन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? उन सारे वेराइटी के क्रॉप्स अभी फार्मर के लिए रिलीज किए जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे नेशनल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर उसे इंकरेज करने के लिए यहाँ पे हम 1 करोड़ फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे सपोर्ट कैसे करेंगे? हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन या फिर ब्रांडिंग देंगे। जब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ब्रांडिंग करते हैं तो फिर यहाँ फार्मर्स मार्केट में वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि हम यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खड़ा करेंगे। नीड बेस्ड बोला है, यानी कि फ्रेंड्स जब इसकी नीड रहेगी तब हम सेंटर खोलेंगे। और फ्रेंड्स, ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये एक तरह की फैसिलिटी होती है जहाँ पे फार्मर को बायो रिसोर्सेज और यहाँ पे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि नेचुरल फार्मिंग में इंफॉर्मेशन दी जाती है।
अब यहाँ पे ये सेंटर का गोल होता है कि हमें यहाँ पे फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग मेथड सिखाने या फिर अडॉप्ट करने में मदद करनी है, जहाँ पे हमें सॉइल हेल्थ, क्रॉप ग्रोथ, उसके बाद पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट के लिए लोकल रिसोर्सेज ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल काउ डंग या फिर यहाँ पे फार्म में जो कचरा होता है उसे यूज़ करके हमें यहाँ पे सॉइल हेल्थ, क्रॉप ग्रोथ और यहाँ पे पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। क्लियर हो रहा है आपको? सो भाई इससे क्या होगा, जो फार्मर्स घर में यहाँ पे बायो इनपुट यूज़ करके खुद से यहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं वो उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे उनके लिए हम बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खड़ा करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए और चीज़ें बोली है। यहाँ बोला है कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। यानी फ्रेंड्स गवर्नमेंट के पास जो भी डिजिटल सिस्टम होते हैं या फिर डिजिटल सर्विस होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे। और फ्रेंड कहाँ यूज़ करेंगे? यहाँ पे फ्रेंड बोला है कि हम यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे 400 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो भाई इससे क्या होगा? फिर देखिए इससे ऐसा होगा कि अब फार्मर्स कौन से क्रॉप्स उगा रहा है और उस क्रॉप की कंडीशन क्या है, ये पूरी चीज़ें इस डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ जाएगी। और यहाँ पे उससे इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए उसकी वजह से फार्मर्स को लोन जल्दी मिल जाएगा या फिर इंश्योरेंस क्लेम जल्दी मिल जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहाँ बोला है कि हम अभी 5 स्टेट्स में जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। और फ्रेंड ये जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और ये नया है क्या? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 5 स्टेट्स में इनेबल करने वाले हैं। सो फ्रेंड देखिए किसान क्रेडिट कार्ड बहुत पहले से शुरू है, लेकिन जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड अभी अभी आया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक साइट है दैट इज जन समर्थ। ये एक तरह का वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है। और अगर आपको उस गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप इस जन समर्थ पोर्टल का यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे बोला है कि जिन फार्मर्स को यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए सो वो फार्मर इस पोर्टल में आके यहाँ पे उसका अप्रूवल ले सकता है। जब वो यहाँ से अप्रूवल ले लेगा सो फिर बैंक से उसे लोन इजीली मिल जाएगा। सो ये जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड अब यहाँ पे नए तरह से 5 स्टेट्स में इनेबल होने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड की बात आ गई। सो आपको पता होना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए फ्रेंड्स फार्मर्स को यहाँ पे बहुत सारा खर्चा लगता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। सो उसके लिए यहाँ पे उन्हें क्रेडिट सपोर्ट मिलने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम निकाली गई थी। तो फिर आगे जाके 2004 में यहाँ पे अगर फार्मर्स को अलाइड या फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी ये सुविधा दी गई थी। उसके बाद फ्रेंड और यहाँ पे बजट 2018-19 में किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज और एग्रीकल्चर हस्बेंड्री फार्मर्स को भी शुरू कर दी थी, या जैसे इस स्कीम से उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स पूरी हो। अब फ्रेंड इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? इसे करते हैं फ्रेंड कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और यहाँ पे कोऑपरेटिव्स। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेंड इसके कुछ फीचर देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक रुपए डेबिट कार्ड मिलता है और उसकी मदद से यहाँ पे आप कितने चाहे विड्रॉल कर सकते हो आपके लिमिट के ऊपर, यानी कि जितना आपका लोन है उस लोन लिमिट तक आप जितना चाहे उतना विड्रॉल कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे फ्रेंड वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, यानी कि 1 साल में आपने डॉक्यूमेंटेशन दे दिया तो अगले साल आपको उतना डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही बैंक के पास उतना डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ बोला है कि यहाँ पे सब फार्मर्स को तो लोन देना है, लेकिन साथ में उसका आधार लिंक भी आपको यहाँ पे अकाउंट से लिंक करना है। यहाँ क्योंकि आधार अकाउंट से लिंक नहीं किया सो फिर उन फार्मर्स को इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स और चीज़ें कर दी गई। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे केसीसी को एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज फार्मर को भी लाया गया है। साथ ही यहाँ पे और चीज़ कर दी गई कि यहाँ पे केसीसी के लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी भरने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फ्रेंड पहले जब आप लोन लेते थे तो आपको बैंक के पास कोलैटरल रखना पड़ता था, लेकिन अभी बोला है कि अगर आपने 1.6 लाख तक लोन लिया तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद फ्रेंड वो लिमिट और बढ़ाई गई। यहाँ बोला गया कि अगर आपके पास टाई अप फॉर रिकवरी है तो हम आपको विदाउट कोलैटरल 3 लाख का लोन दे देंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे टाई अप फॉर रिकवरी क्या है? देखिए फ्रेंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अगर आप फिश फार्मर हो और आप अपने फिश यहाँ पे फिशरीज फेडरेशन को बेचते हो, सो अगर आप यहाँ पे फिशरीज फेडरेशन से
या फिर फिशरीज एसोसिएशन से एक अंडरटेकिंग लाते हो कि आप अपने फिश उनको बेचते हो जिससे आपकी इनकम यहाँ पे स्टेबल रहती है, तो फिर हम आपको 3 लाख का विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी लोन देने को तैयार है। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद हम देखते हैं कि अभी इंटरेस्ट सबमिशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट का एम है कि यहाँ पे फार्मर को ये क्रॉप लोन 7% पर एनम के कॉस्ट में मिलना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है और उसकी अमाउंट 3 लाख तक की है तो उसे यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का मिलेगा। उसके साथ में यहाँ बोला है अगर यहाँ पे फार्मर ने ये क्रॉप लोन अच्छे से प्रॉम्प्टली भरा तो फिर उसे एक्स्ट्रा 3% का इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि पहले तो उसे 7% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, यानी कि अब 3% और कम हो गए, उसका मतलब अभी उसे 4% ही पे करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? उसके फिर यहाँ पे और चीज़ें क्या बोली है, यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर निकालेंगे। क्यों? फॉर श्रिम्प ब्रॉड स्टॉक्स। अब फ्रेंड ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर मतलब ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पे हम श्रिम्प का प्रोडक्शन करते हैं लेकिन वो पैथोजन फ्री होता है, यानी कि फ्रेंड्स उससे यहाँ पे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। सो यहाँ पे ये एक हाईली बायोसिक्योर इन्वायरमेंट होता है या जिसकी वजह से इन श्रिम्प्स को पैथोजन का कोई खतरा नहीं होता। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट यहाँ पे और क्या चीजें बोली है, यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि हम एक नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी बनाएंगे जिससे यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अब यहाँ पे कॉर्पोरेटिव मतलब क्या? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे फार्मर्स एकजुट आके यहाँ पे अपना एक कॉर्पोरेटिव बनाते हैं और फिर उस कॉर्पोरेटिव की मदद से वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन फिर उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। सो उसका हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज अमूल। यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे एटलीस्ट 35 लाख फार्मर्स मिलके यहाँ पे दूध इस अमूल कोऑपरेटिव को देते हैं और फिर वो अमूल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फेडरेशन उसका ब्रांडिंग करके उसे बेचता है। सो इसी तरह के कोऑपरेटिव्स और लाने के लिए हम एक नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी निकालेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट वन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए क्या बोला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज में 3 स्कीम अनाउंस किए हैं जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। यहाँ पे फ्रेंड फर्स्ट स्कीम है फॉर फर्स्ट टाइमर्स, यानी कि जिन्हें भी फर्स्ट टाइम जॉब लगती है और वो ईपीएफओ के लिए रजिस्टर हो जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रजिस्टर हो जाते हैं, तो उन्हें 1 मंथ की सैलरी गवर्नमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में देगी और उसका मैक्सिमम अमाउंट रहेगा 15,000। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे स्कीम है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए यहाँ पे बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय लाए यानी कि किसी को जॉब दिया और वो एम्प्लॉय ईपीएफओ में रजिस्टर हो गया, सो फिर उस ईपीएफओ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, राइट? सो यहाँ पे जब कंट्रीब्यूशन आप दोगे, सो पहले 4 साल के लिए उस कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगा, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को इंसेंटिव देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे स्कीम सी है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, यानी कि जब आप यहाँ पे कोई एडिशनल एम्प्लॉय ईपीएफओ में रजिस्टर करते हो तो अगले 2 साल के लिए हम आपको 3,000 पर मंथ रिइंबर्समेंट देंगे, यानी कि उस एम्प्लॉय के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन आप ईपीएफओ में डाल रहे हो तो उसमें का एटमोस्ट 3,000 पर मंथ यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देंगी। क्लियर हो रहा है आपको? इससे फ्रेंड्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत लोगों को जॉब मिलेगी, ऐसा ये बजट बोल रही है। उसके बाद फ्रेंड्स स्किलिंग के लिए भी कुछ किया गया है। यहाँ पे एक स्किलिंग प्रोग्राम एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट निकाला गया है, जहाँ बोला गया है कि हम 1000 ITS दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करेंगे और उसे यहाँ पे हम हब एंड स्पोक अरेंजमेंट में रखेंगे। अब फ्रेंड्स हब एंड स्पोक अरेंजमेंट मतलब, देखिए फ्रेंड्स एक हब होता है और यहाँ पे उसके अलग अलग स्पोक होते हैं। सो इसमें ये बोला है कि यहाँ पे जो भी ITI वे डेवलप होती है वो यहाँ पे बाकी ITIs को अपने साथ ग्रो करेगी, यानी कि उसे अपने साथ लिंक करेगी और उन्हें ग्रो करेगी। क्लियर है? साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे स्किल इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पे स्टेट्स और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में बोला है। यहाँ बोला गया है अगले 5 साल में 500 कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप देंगे और यहाँ पे ये बोला है कि उसके लिए 12 महीने के लिए 5,000 का मंथली अलाउंस गवर्नमेंट पे करेगा और उसके साथ एक 6,000 का वन टाइम असिस्टेंस देंगे जो यहाँ पे CSR फंड के थ्रू दिया जाएगा, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा क्लियर फ्रेंड्स?
नेक्स्ट यहाँ पे विमेन और स्टूडेंट्स पे स्पेशल फोकस किया गया है। यहाँ बोला है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके हम यहाँ पे विमेन के लिए हॉस्टल बनवाएंगे और यहाँ पे क्रेचेस बनवाएंगे। अपने हॉस्टल में वहाँ पे सिंगल वीमेन रहेंगे और यहाँ पे क्रेचेस में जिनका मैरिज हुआ है और उनको बच्चे हैं, सो उन क्रेचेस की उनको मदद मिलेगी, यानी कि जब वो जॉब में जाएंगे सो वो अपने बच्चे को इन क्रेचेस में रख सकेंगे। उसके बाद फ्रेंड एक मॉडल स्किल लोन स्कीम निकाली गई है। यहाँ पे बोला है कि जिन वीमेन या फिर स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपना स्किल इंप्रूव करना है तो उनके लिए हम 7.5 लाख का लोन देंगे, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड करेगा। यानी कि अगर उस स्टूडेंट ने वो लोन नहीं भरा तो फिर वो लोन गवर्नमेंट भरेगी। और इससे यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल 25,000 स्टूडेंट को हम मदद करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को ई वाउचर भी दिए जाएंगे। यहाँ बोला है कि हम हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पे 10 लाख का ई वाउचर लेंगे, जिसकी मदद से वो यहाँ पे हायर एजुकेशन कर पाएंगे। और फिर उस 10 लाख के लोन के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट उन्हें भरना पड़ेगा तो उसमें से 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट उन्हें देगी। यानी कि अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7% का रहा तो फिर उन्हें 4% का ही इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आगे बजट में और क्या चीज़ें बोली है, देखिए मैं यहाँ बोला है कि हम यहाँ पे PPP मोड में, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए यहाँ पे डॉर्मेटरी टाइप रेंटल हाउसिंग खड़ा करेंगे और उसके लिए हम वायबिलिटी गैप फंडिंग का सपोर्ट भी देंगे। यानी कि फ्रेंड जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, तो उनके लिए हम यहाँ पे डॉर्मेटरी टाइप रेंटल हाउसिंग देंगे। और ये प्रोजेक्ट बनाते वक्त अगर यहाँ पे फंडिंग का कुछ इशू आया या फिर कोई फंडिंग की मदद चाहिए रहेगी तो फिर गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ बोला है कि यहाँ पे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हम यहाँ पे 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क खड़े करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे फ्रेंड वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करने के लिए या फिर इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप करने के लिए यहाँ पे हम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम निकाल रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स खड़ा करते हैं। और इसके लिए फ्रेंड हम एक कंपनी बनाते हैं जो एक तरह की स्पेशल पर्पस व्हीकल रहेगी और वो रहेगी एक तरह की जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके बाद फ्रेंड इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करता है, उसके लिए निकाला गया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT। और फिर ये आता है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे बजट में और क्या चीजें बोली है, यहाँ बोलिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को स्पीड अप करने के लिए या फिर उसे फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिब्यूनल को और स्ट्रेंथन करेंगे और नए नए ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ बोला है क्रिटिकल मिनरल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनका रिसाइकलिंग करने के लिए और ओवरसीज से एक्वायर करने के लिए हम एक क्रिटिकल मिनरल्स मिशन खड़ा करेंगे। और फ्रेंड्स ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम उन्हें क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं कि उस मिनरल्स की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती है, यानी कि वो ज़्यादा मिलते नहीं हैं या फिर वो ऐसे लोकेशन में होते हैं जहाँ से उनका सप्लाई लेना बहुत मुश्किल होता है। सो फ्रेंड यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए और उनका सप्लाई रिस्क होना चाहिए, यानी कि एक तो बहुत दूर या फिर मुश्किल जोग्राफिकल लोकेशन में है या फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो ही हम उसे क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। और फ्रेंड इससे आपको समझ रहा होगा कि यहाँ पे हर कंट्री के लिए क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग होते हैं। अगर यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आई तो नए क्रिटिकल मिनरल्स लगेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गया यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फोकस चला गया तो फिर यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स चेंज हो जाते हैं, या फिर जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से भी क्रिटिकल मिनरल्स हम चेंज करते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स हर एक कंट्री का एक यूनिक लिस्ट होता है क्रिटिकल मिनरल्स का। सो इंडिया का क्या है फ्रेंड्स, इंडिया के यहाँ पे 30 क्रिटिकल मिनरल्स है। इनके नाम यहाँ पे दिए हैं मैंने, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कैबल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकेल, PGE, फॉस्फोरस, पोटैश, RE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्टियम, उसके बाद द टैंटालम, उसके बाद द टेरेनियम, देन टिन, देन टाइटेनम, उसके बाद टंगस्टन, देन वैनेडियम, देन जिरकोनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम। क्लियर फ्रेंड्स, ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया की लिस्ट में हैं। उसे फ्रेंड बजट में और चीज़ बोली है, बजट में निकाला है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान।
इससे हम यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही ये बोला है फ्रेंड्स कि जिन विलेजेस में ट्राइबल की मेजोरिटी होती है या फिर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके यहाँ के सारे ट्राइबल कम्युनिटीज को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इसलिए यहाँ बोला है कि सैचुरेशन कवरेज हम एडॉप्ट करेंगे। साथ ही में इससे यहाँ पे कितने लोगों को मदद मिलेगी, यहाँ बोला है कि हम 60,000 विलेजेस को कवर करेंगे जिससे हम यहाँ पे 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट करेंगे। तेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पे क्या चीज़ें बोली है, यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि यहाँ पे वीमेन और गर्ल्स के लिए हमने जो स्कीम निकाली है उसके लिए हमने 3 लाख करोड़ अलोकेट किए हैं। उसके साथ यहाँ बोला है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के ब्रांचेस कम है, सो इसलिए वहाँ पे हम 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस खोलने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ बोला है कि हम यहाँ पे द पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे। और फ्रेंड्स ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बजट में आया है तो आपको उसके बारे में थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो कहाँ का है और उसके कुछ फीचर्स क्या है। सो फ्रेंड देखिए पोलावरम प्रोजेक्ट ये एक तरह का मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो है गोदावरी रिवर पर इन द एलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। सो ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का है और इसे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया है। और इस प्रोजेक्ट से हम 960 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 611 विलेजेस के 28.5 लाख लोगों को हम यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर पाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद फिर यहाँ पे बजट में ये बोला गया कि हम यहाँ पे विशाखापट्टनम टू चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो कोपार्थी नोड है उसे डेवलप करेंगे और हैदराबाद और बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो ओरवाकल नोड है उसे हम डेवलप करेंगे। अपने इसे समझने के लिए आपको अच्छी आइडिया होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक तरह का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है जो यहाँ पे स्टेट्स के थ्रू पास होता है, यानी कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा। लेकिन फिर उससे क्या होगा, उससे फ्रेंड्स ये जो हम ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं उसके आसपास के 100 to 150 डिस्टेंस में जो भी एरिया है उन्हें हम मेन आर्टरी से रेल या फिर रोड से लिंक करेंगे जिससे यहाँ पे उनका भी ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। सो देखिए ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सर्विस हम निकल रहे हैं राइट। और यहाँ पे आसपास के जो एरिया है सोचो ये यहाँ पे 4 एरिया है तो उन 4 एरिया को हम यहाँ पे रेल और रोड से इसे लिंक करेंगे जिससे यहाँ पे वहाँ से भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इससे फ्रेंड हम फोकस कर रहे हैं कि आगे जाके हमारा लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम हो जाएगा। लॉजिस्टिक पे फोकस ना करते हुए अपने कॉम्पिटेंस पे फोकस करें, यानी कि उनका प्रोडक्ट और अच्छे क्वालिटी का बनाएं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें बहुत कुछ आता है। इसमें आता है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क दैट इज रेल एंड रोड। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट। उसके बाद मॉडर्न एयरपोर्ट्स। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमी रीजन्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। देन लॉजिस्टिक पार्क्स और हियर ट्रांसशिपमेंट हब्स। उसके बाद नॉलेज पार्क्स फोकस्ड ऑन कैटरिंग टू इंडस्ट्रियल नीड्स। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज टाउनशिप्स रियल एस्टेट, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स को भी यहाँ पे रहने के लिए घर चाहिए। और यहाँ पे अदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो फ्रेंड ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आता है। अब फ्रेंड्स क्या आपको सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पता है? देखिए फ्रेंड्स ऐसे 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, हम उसे एक एक करके देखते हैं। पहला है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो पे कवर करता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये फ्रेंड्स $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है और उसके लिए हमें जापान मदद कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड है बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कवर करता है महाराष्ट्र और कर्नाटका को, और ये यहाँ पे डेवलप कर रहा है, और ये हम डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और इसके लिए फ्रेंड 2 नोडल एजेंसीज है, एक है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यहाँ पे यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सो ये दोनों नोडल एजेंसीज इंडिया और यूके साइड के लिए है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कॉरिडोर है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ये यहाँ पे कवर करता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। और फिर इसे फंड किया है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने। नेक्स्ट यहाँ पे कॉरिडोर है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसमें यहाँ पे हम पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को कवर कर रहे हैं और इसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फंड कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स। ये है यहाँ पे 4 कॉरिडोर। सो यहाँ पे ऊपर वाला अमृतसर टू कोलकाता, उसके बाद दिल्ली टू मुंबई, फिर मुंबई टू बेंगलुरु, देन बेंगलुरु टू चेन्नई, ये हमने देख लिया। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कॉरिडोर है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये फ्रेंड ये पूरा ईस्ट कोस्ट कवर करता है,
लेकिन फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर इस पूरे कॉरिडोर पे काम भी शुरू नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हमने बस यहाँ पे फर्स्ट फेज शुरू किया है जो है वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बस ये चेन्नई से विशाखापट्टनम तक। और फिर उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $631 मिलियन का लोन और ग्रांट प्रोवाइड किया है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे बजट में और क्या चीज बोली है, देखिए बजट में यहाँ पे एक इनिशिएटिव निकाला गया है, दैट इज पूर्वोदया विच इज विकास भी विरासत भी। सो यहाँ पे पूर्वोदया मतलब देखिए फ्रेंड्स सनराइजर्स इन ईस्ट। सो ईस्ट साइड के जो स्टेट्स है उन्हें डेवलप करने के लिए हम ये इनिशिएटिव निकाल रहे हैं। सो उसमें आते हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे हम किंग फोकस करेंगे, यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोकस करेंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट में फोकस करेंगे और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में फोकस करेंगे। उसे अब यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसे भी डेवलप करने में हम फोकस करेंगे, जहाँ पे हम बिहार के गया में जो इंडस्ट्रियल नोड है उसे डेवलप करेंगे। ये फ्रेंड्स नेशन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए क्या निकाला गया है, देखिए मैंने यहाँ बोला है कि जो भी एमएसएमईज स्ट्रेस पीरियड से गुजर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे बैंक क्रेडिट इजीली नहीं मिलता। सो हम यहाँ पे आगे जाके एक नया मैकेनिज्म निकालेंगे जिससे जो भी एमएसएमई स्ट्रेस पीरियड में है उन्हें बैंक क्रेडिट मिले। क्लियर है फ्रेंड्स। उसने फ्रेंड बोला है कि मुद्रा लोन का लिमिट हम 10 लाख से 20 लाख कर रहे हैं। अब फ्रेंड इसे समझने के लिए आपको मुद्रा योजना समझना पड़ेगा। तो वो क्या है, देखिए फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने 2015 में, और यहाँ पे हम नॉन कॉर्पोरेट या फिर नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को यहाँ पे 10 लाख तक का लोन दे रहे थे, लेकिन अभी वो बढ़ के हो गया 20 लाख। और फिर इसे चलाने के लिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किया गया, वो था मुद्रा, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और फ्रेंड क्या ये रीफाइनेंस एजेंसी या डायरेक्टली नॉन कॉर्पोरेट या फिर नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन देगा? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मुद्रा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफाइनेंस करेगा, और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएसएमईज को लोन देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मुद्रा के 3 प्रोडक्ट है, एक है शिशु, देन किशोर और यहाँ पे तरुण। सो यहाँ पे शिशु को हम यहाँ पे लोन दे रहे हैं अप टू 50,000, उसके बाद किशोर को 50,000 टू 5 लाख, उसके बाद तरुण को अप टू 10 लाख जो पहले था, अभी हम वो बढ़ा के कर रहे हैं 5 to 20 लाख। क्लियर फ्रेंड्स। साथ ही फ्रेंड्स ये सारे लोन कोलैटरल फ्री लोन है, यानी कि इसे अवेल करने के लिए आपको कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं। और फ्रेंड यहाँ पे जनरली क्या होता है कि पहले यहाँ पे कोई एमएसएमई शिशु का लोन लेता है, उसके बाद उसे रिपे करके वो किशोर का लोन अप्लाई करता है, और उसे रिपे करके वो तरुण का लोन अप्लाई करता है। तो अभी यहाँ पे तरुण की लिमिट 10 लाख से 20 लाख हो गई है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में और एक बात बोली गई, यहाँ बोला गया कि जो भी ट्रेस प्लेटफॉर्म है उसके लिए पहले ऑनबोर्डिंग करने के लिए यहाँ किसी कॉर्पोरेट बायर का द टर्नओवर थ्रेशोल्ड था 500 करोड़, लेकिन वो अभी कम करके कर दिया है 250 करोड़। यानी कि जिनका भी टर्नओवर अभी 250 करोड़ हो जाएगा तो उन्हें मैंडेटरी है कि वो ट्रेस प्लेटफॉर्म में बोर्ड हो जाए। क्लियर है। और फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रेस प्लेटफॉर्म क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल का डिस्काउंटिंग होता है। सो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग क्या होता है। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेलर होता है जो अपने प्रोडक्ट सेल करता है, और यहाँ पे बायर होता है जो प्रोडक्ट बाय करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे सोचो बायर ने बोला कि यहाँ पे 3 महीने के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। सो बायर उसके लिए यहाँ पे सेलर को बिल देता है, लेकिन बायर के पास अभी पैसा नहीं है। सो बायर क्या करता है, बैंक के पास जाता है और बैंक को वो बिल देता है कि मुझे इस सेलर को इतने पैसे देने हैं। सो फिर बैंक उसका बिल एक्सेप्ट करता है और उसे लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, यानी कि जब सेलर ये बिल लेके बैंक के पास आएगा तो फिर बैंक उसे पे कर देगी। क्लियर है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बिल तो सेलर के पास है, लेकिन सेलर को अभी 3 महीने वेट नहीं करना है, उसे तभी के तभी यहाँ पे पैसे चाहिए। सो यहाँ पे सेलर वो बिल लेके बैंक के पास जाता है और वो बैंक के पास वो डिस्काउंट करता है, यानी कि अभी अगर सेलर को उस बिल से 100 रुपये मिलना है, लेकिन वो 3 महीने के पहले बैंक के पास जाता है तो वो 98 रुपीज़ एक्सेप्ट करके यहाँ तभी के तभी 98 रुपीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं हम बिल डिस्काउंटिंग। और फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में हो जाता है, दैट इज स्टेट प्लेटफॉर्म विच इज स्टेट रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। और फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, देखिए सप्लायर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बेचता है, यानी कि वो सेलर होता है जो यहाँ पे गुड्स और सर्विस बेचता है। फिर वो सेलर इस प्लेटफॉर्म में आके यहाँ पे एक इनवॉइस निकालता है कि हमने ये गुड्स और सर्विस बेचे हैं तो हमें इतना पैसा चाहिए। सो फिर यहाँ पे बायर उस इनवॉइस को वेरीफाई करता है कि हाँ हमने उससे गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं और ये वैलिड है।
जब यहाँ पे वैलिडेशन मिल गया तो उस इनवॉइस को यहाँ पे फैक्टरिंग यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे जिस पे बिल हो सके। सो उसके बाद फाइनेंसर्स दैट इज बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके अगेंस्ट बिड करते हैं, यानी कि उस रिसीवेबल के अगेंस्ट बिड करते हैं कि आप यहाँ पे इतना देर रुक नहीं सकते, तो उसके अगेंस्ट हम आपको इतने पैसे देने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो फाइनेंसर है, फॉर एग्जाम्पल SBI और HDFC, और उन्होंने बोला कि आपका यहाँ पे रिसीवेबल 100 का है, तो SBI आपको 98.5 रुपये देने के लिए तैयार है और यहाँ पे HDFC आपको 99 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। सो उसके बाद सप्लायर यहाँ पे उन दोनों में से एक बिड को चूज करता है और फिर वो पैसा फाइनेंसर से डायरेक्ट सप्लायर को चला जाता है। और फ्रेंड्स अभी सप्लायर को तो 99 रुपीज़ मिल गया, लेकिन फाइनेंसर यहाँ पे बायर से 100 रुपीज़ लेता है। सो उसके अगेंस्ट वो एक लोन क्रिएट कर लेता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस एक ही प्लेटफॉर्म में हो गया। ओके, इसे बोलते हैं हम ट्रेड्स, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में और चीजें बोली गई। यहाँ बोला है कि हम MSME सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स निकालने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। और फ्रेंड इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिटेशन यूनिट्स क्या है। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्जांपल मीट, उसके बाद स्पाइसेस, उसके बाद फिश या फिर वेजिटेबल्स वगैरह, राइट। सो ये सारे प्रोडक्ट जब रॉ होते हैं तब उस पर बहुत सारे जम्स होते हैं। सो उन जम्स को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे इरेडिएशन यूनिट यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स इरेडिएशन चेम्बर में चले जाते हैं और इस इरेडिएशन चेम्बर में यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को रेडिएशन में रखा जाता है और यहाँ पे रेडिएशन में रखने की वजह से वहाँ के जर्म्स मर जाते हैं। और जब ये इरेडिएशन चेम्बर से वो प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं तो उसमें से मैक्सिमम जर्म्स मरते हैं और यहाँ पे उस प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। यानी कि जब आप यहाँ पे सुपरमार्केट में मीट लेने के जाते हो सो वो तभी भी आपको फ्रेश मिलता है या क्योंकि वो प्रोडक्ट इरेडिएशन चेम्बर से निकला है। ओके फ्रेंड्स, सो हम MSME सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स निकालने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे MSMEs और ट्रेडिशनल आर्टिसंस को अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए हम ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब निकालेंगे। यानी कि एक साइट रहेगी, उस साइट से MSMEs एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे और या जो भी प्रोडक्ट वो बेचेंगे वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए एक एक्सपोर्ट हब क्रिएट किया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी है अर्बन डेवलपमेंट। सो यहाँ पे पहली चीज क्या की गई, यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि हम पेरी अर्बन एरियाज को ऑर्डरली डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक और ट्रांजिट प्लानिंग करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे पेरी अर्बन एरिया मतलब देखिए फ्रेंड्स, कोई अर्बन एरिया होता है और उसके आजू बाजू में कुछ एरिया होता है जो यहाँ पे अर्बन जैसे होता है और यहाँ पे रूरल जैसे भी होता है। सो उसे हम पेरी अर्बन एरिया बोलते हैं। सो यहाँ पे उसे डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे उसका इकोनॉमिक प्लानिंग और ट्रांजिट प्लानिंग करेंगे। यानी कि आपको पता है फ्रेंड्स कि पेरी अर्बन एरिया से बहुत सारे लोग जॉब के लिए मेन अर्बन एरिया में आते हैं। सो उनके आने जाने के लिए ट्रांजिट प्लानिंग हम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोला है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिटीज है, यानी कि हम नए सिटीज नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग सिटीज है वहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यहाँ पे रीडेवलप करेंगे। यानी कि उसे हम बोलते हैं ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट। यानी कि पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसे हम रीडेवलप कर रहे हैं। उसे हमें यहाँ बोला है कि यहाँ पे 100 लार्ज सिटीज में हम वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे। नेक्स्ट वन आपको पता है कि बहुत सारे बड़े सिटीज में फॉर एग्जांपल दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे वगैरह, वहाँ पे ट्रांजिट में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि कितनी ट्रैफिक होती है। सो यहाँ पे हम ऐसे 14 लाख सिटीज को फोकस करेंगे जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है और वहाँ पे हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स निकालेंगे यहाँ पे, जिससे उन सिटीज में ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। उसी का फिर यहाँ बोला है कि हम एक प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 निकालेंगे यहाँ पे, जिससे 1 करोड़ अर्बन के पूरा मिडिल क्लास फैमिलीज को फायदा होगा और उन्हें घर मिलेगा। और इसके लिए हम अलोकेट कर रहे हैं 10 लाख करोड़, जो फ्रेंड बहुत बड़ी अमाउंट है। और फ्रेंड्स जब PM आवास योजना की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये योजना क्या है। सो फ्रेंड देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये एक तरह की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है यहाँ पे, जिसकी मदद से लो और मॉडरेट इनकम रेसिडेंट्स को अफोर्डेबल हाउसिंग मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे पहले लोग लोन लेते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स ये मोस्टली दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में, लेकिन ग्रामीण में नहीं। यहाँ फ्रेंड्स क्योंकि इस स्कीम के 2 कंपोनेंट है, एक है प्रधानमंत्री अर्बन और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण या फिर रूरल। अब फ्रेंड्स हम एक एक करके दोनों को कवर कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यहाँ पे एम करी है कि हम सबको हाउसिंग देंगे बाय 2022, और फिर ये इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी लोग लोन देते हैं वो जब अपना ईएमआई भरते हैं, दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट भरते हैं, तब उनके इंटरेस्ट रेट में हम सब्सिडीज देते हैं। सो क्लियर है, हम यहाँ पे घर बनाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके जो लोन का ईएमआई है उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं। और फ्रेंड यहाँ पे हमने बोरोअर्स के 3 कैटेगरीज निकाले हैं। एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी यहाँ पे फैमिली इनकम है लेस देन 3 लाख। उसके बाद लो इनकम ग्रुप, यहाँ पे जिनकी मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम है 6 लाख। उसके बाद मिडिल इनकम ग्रुप्स MG 1 and 2, जिनकी यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम है 18 लाख। और फिर यहाँ पे जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो उसमें आते हैं हस्बैंड, वाइफ, देन अनमैरिड सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के 4 वर्टिकल है। एक है इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट, यानी कि फ्रेंड्स जो भी स्लम होता है उसे हम कन्वर्ट करके इस तरह के फ्लैट सिस्टम निकालेंगे, और यहाँ पे उन फ्लैट सिस्टम में उन्हीं स्लम के रहने वाले लोगों को रखेंगे। और फिर यहाँ पे स्लम का भी डिफिनेशन दिया है। यहाँ बोला है कि किसी कॉम्पैक्ट एरिया में 300 लोग रह रहे हैं और उसमें 60 से 70 हाउस होल्ड्स है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, जिनमें यहाँ पे प्रॉपर सैनिटरी या फिर ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं है। क्लियर है, उन एरियाज को हम यहाँ पे इन फ्लैट्स में डेवलप करेंगे और उन्हें ही वहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट वर्टिकल है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी। यहाँ पे फ्रेंड जब हाउसिंग के लिए लोन लिया जाता है तो उसमें हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। सो यहाँ बोला है कि अगर 6 लाख तक का आपने लोन लिया तो हम यहाँ पे 6.5% का सब्सिडी देंगे। उसके बाद अगर 9 लाख का लोन है तो हम 4% का इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। उसके बाद 12 लाख का लोन है तो हम 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्टिकल है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू पार्टनरशिप, यानी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तो बना रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट का अगर 35% हाउसेस आप अगर EWS कैटेगरी, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी को दे रहे हो तो हम आपको सेंट्रल असिस्टेंस देंगे, नहीं तो नहीं। क्लियर हो रहा है आपको। इस तरह से उन प्रोजेक्ट के हाउसेस का प्राइस अफोर्डेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्टिकल है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर किसी के पास लैंड है और उसे वहाँ पे इंडिविजुअल हाउस खड़ा करना है तो उसके लिए हम 1.5 लाख पर EWS कैटेगरी को देंगे, यानी कि बाकी कैटेगरी के लिए नहीं है, ये बस EWS कैटेगरी के लिए है। ओके, और फ्रेंड्स इस मिशन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम वर्टिकल को छोड़ के बाकी सारे वर्टिकल्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में पैसा लगाती है, लेकिन क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में बस यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जियो टैगिंग की फैसिलिटी है, यानी कि यहाँ पे फोटोग्राफी के साथ हम यहाँ पे हाउसेस को जियो टैग करते हैं, और फिर उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन भी निकाला है, दैट इज भुवन HFA, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल। और फिर इस भुवन को डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज इसरो ने। उसके फिर यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट की बात की है। यहाँ बोला है कि अब जिन घर की ओनरशिप फीमेल की है या फिर वो जॉइंट होल्डर है तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेफरेंस बाकी लोगों को भी दिया जाएगा, जैसे कि विडोज या फिर सिंगल वीमेन, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, देन शेड्यूल ट्राइब्स या फिर OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके बाद माइनॉरिटीज या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसजेंडर। सो यहाँ पे बाकी लोगों के मुकाबले इन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड इसका सेकंड कंपोनेंट देखते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यहाँ पे फ्रेंड इसका ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, लेकिन फ्रेंड्स पहले रूरल हाउसिंग के लिए स्कीम था इंदिरा आवास योजना, उसे ही रिस्ट्रक्चर करके हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण निकाली है 2016 में, और इसमें फिर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और फिर इसका एम क्या है, यहाँ पे बोला है फ्रेंड्स जो भी होमलेस रहे या फिर जो भी कच्चे घर में रहते हैं उन्हें हम यहाँ पे पक्का घर बना के देंगे, और फ्रेंड्स जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी के लोग हैं उन्हें हम यहाँ पे ड्वेलिंग यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करके देंगे, या फिर अगर उनके पास पहले से ही कच्चा हाउस है तो उन्हें हम अपग्रेड करके देंगे। क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी के बारे में बताया है। यहाँ बोला है कि जो भी लोग SC/ST है, उसके बाद वो फ्री बाउंडेड लेबर है जो SC/ST कैटेगरी के नहीं है, उसके बाद विडोज या फिर नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिफेंस पर्सन किल्ड इन एक्शन है, यानी कि कोई डिफेंस पर्सन एक्शन में किल हो गया है और उनके बाद वो फैमिली के हेड है, या फिर वो एक सर्विसमैन है, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिटायर मेंबर है, या फिर डिसेबल पर्सन है, या फिर माइनॉरिटीज़ है। सो ये सारे बेनिफिशियरीज रहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, और फिर इनका सिलेक्शन किया जाएगा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के द्वारा।
नेशन इस स्कीम के लिए कॉस्ट शेयरिंग रहेगी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 60:40 इन प्लेन एरियाज, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स रहा तो 90:10। उसके बाद फ्रेंड्स इसके फीचर देख लेते हैं। यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि हाउस की मिनिमम साइज रहेगी 25 स्क्वायर मीटर, जो फ्रेंड पहले थी 20 स्क्वायर मीटर। देन यहाँ बोला गया कि हम यहाँ पे हर यूनिट के लिए 1.2 लाख देंगे अगर प्लेन एरिया रहा तो, अगर हिली स्टेट्स है तो यहाँ पे 1.30 लाख देंगे। क्लियर है। नेशन यहाँ बोला गया है कि इन घरों में टॉयलेट्स बनाने के लिए हम यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन और यहाँ पे एमजीएनरेगा को कन्वर्ट करेंगे, जिससे यहाँ पे एमजीएनरेगा के वर्कर्स स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन घरों के लिए टॉयलेट बना के देंगे। उसके बाद में इन घरों को हम यहाँ पे पाइप ड्रिंकिंग वाटर देंगे, उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिक कनेक्शन देंगे, देन एलपीजी गैस कनेक्शन देंगे, जो हम सारा गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के प्रायोरिटी में यहाँ बोला है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सिलेक्टेड सिटीज में यहाँ पे 100 वीकली हैट्स या फिर स्ट्रीट फूड हब्स निकालेंगे, जिससे यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोला है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए PPP मोड, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में रेंटल हाउसिंग निकालेगी, जिससे यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को रेंट से रहने के लिए जगह मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे इस बजट में इंडिया के रेंटल मार्केट को डेवलप करने की बात की है। यहाँ बोला है कि हम अभी इंडिया के रेंटल हाउसिंग मार्केट को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पॉलिसीज और रेगुलेशंस निकालेंगे। उसके बाद फिर ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवाइस करेगी या फिर इंकरेज करेगी कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज वीमेन परचेस करते हैं तो उन्हें आप लोअर स्टैम्प ड्यूटीज लगाओ। सो यहाँ पे स्टेट्स को इंकरेज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रायोरिटी देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। यहाँ पे सबसे पहले तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तारीफ की गई है। यहाँ बोला है कि इस योजना में हमें मोर देन 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन देखे गए और यहाँ पे 14 लाख एप्लीकेशन भी रिसीव की गई है। अब फ्रेंड्स ये योजना बजट में आई है तो आपको पता होना चाहिए कि योजना क्या है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर रूफ सोलर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम थी, तो उसे यहाँ पे ट्विक करके नया स्कीम बनाई गई है, दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ लगाए हैं। फ्रेंड्स देखो, पहले क्या होता था कि अगर किसी ने घर में 123 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया तो यहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को हम पूरी सब्सिडी इंस्टॉलेशन के लिए देते हैं, लेकिन अभी वो कम कर दी गई है। यहाँ बोला है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे कॉस्ट का 60% ही भरेगी और बाकी का हाउस होल्ड को भरना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे हाउस होल्ड को लोन भी मिलेगा। क्लियर है। साथ ही फिर यहाँ बोला है कि इस योजना का एम है कि हम यहाँ पे हर हाउस होल्ड को 300 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं, जिससे यहाँ पे उनका एनुअली 15,000 से 18,000 खर्चा कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बोला है कि यहाँ गवर्नमेंट एम करी थी कि 2022 तक 40 गीगावाट का रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन हो जाए, लेकिन हमने बस 12 गीगावाट ही अचीव किया है। क्लियर फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लाया है। नेशन यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी में बोला है कि हम एक नई पम्प स्टोरेज पॉलिसी निकालेंगे, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सके। साथ ही यहाँ पे हमारे ओवरऑल एनर्जी मिक्स में हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन भी करेंगे, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी हम बढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि ये पम्प स्टोरेज क्या होता है और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हो, राइट। सो उसी तरह का एक ऑप्शन है पंप स्टोरेज का। सो देखो फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो और आपने अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करके यहाँ पे लोअर रिजर्वायर से पानी उठा के अपर रिजर्वायर में भेज सकते हो। इससे क्या होगा, इससे फ्रेंड्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर रहेगी, और यहाँ पे जब यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी और हमें एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तब हम ये पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ पे हम डिमांड को मीट करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं हम पंप स्टोरेज, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या बोला है, यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि इंडिया में स्मॉल और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी में नई नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे। नेक्स्ट यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि हम एनटीपीसी और भेल का एक जॉइंट वेंचर भी करेंगे और उसकी मदद से हम यहाँ पे 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल प्लांट निकालेंगे, जो यहाँ पे AUSC टेक्नोलॉजी पे चले। और फ्रेंड यहाँ पे AUSC टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए ये है एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। और फिर इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और उसके एमिशंस भी कम होते हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में और क्या बोला है, यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि जो भी हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हें हम यहाँ पे परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड मोड से इंडियन कार्बन मार्केट मोड में लेके जाएंगे। अब फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन, ये हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना बहुत हार्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज। यहाँ तक क्लियर है। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये परफॉर्म, अचीव, ट्रेड मोड क्या है और इंडियन कार्बन मार्केट क्या है। सो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करती है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट कैसे करना है। अगर हमने एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ किया तो फिर अपने आप ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस हो जाएंगे, ये इनका मानना है। सो यहाँ पे बस ये फोकस कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी पे। सो उसके लिए उन्होंने एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म भी निकाला है। वो क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2011 को, और वो लाया गया था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और फिर आपको पता होगा नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये हमारे इंडिया का वन ऑफ द 8 नेशनल मिशन है जो आता है अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2008 को। और फ्रेंड्स, ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरह का मैकेनिज्म होता है जहाँ पे जिन सेक्टर में प्लांट्स को एनर्जी एफिशिएंट का टारगेट अचीव कर देते हैं तो उन्हें ये सर्टिफिकेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेक्टर में बोला है कि आपने एनर्जी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए, यानी कि एक लेवल रखा गया, तो फिर अगर किसी कंपनी ने उससे कम एनर्जी यूज़ की तो फिर वो एनर्जी एफिशिएंट है, राइट। सो उसे हम एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट देंगे। और अगर किसी कंपनी ने यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ की तो फिर उसे दूसरे कंपनी से एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। और फिर वो खरीदने के लिए यहाँ पे 2 एक्सचेंजेस भी रखे गए हैं, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। क्लियर है। साथ ही यहाँ बोला है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज की स्कीम में पार्ट लेते हैं उन्हें हम डेजिग्नेटेड शॉपर्स बोलते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे ये स्कीम कौन से सेक्टर को कवर करती है, इसमें आते हैं फ्रेंड्स 13 एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर्स, जो है थर्मल पावर प्लांट्स, देन सीमेंट, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, देन पल्प एंड पेपर, फर्टिलाइजर, देन क्लोर अल्कलाई, उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरीज, देन पेट्रोकेमिकल्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, रेलवेज, देन टेक्सटाइल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, जिसमें आते हैं होटल्स एंड एयरपोर्ट। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन मार्केट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पैट स्कीम तो एनर्जी एफिशिएंट में काम करती थी, लेकिन कार्बन मार्केट यहाँ पे बस कार्बन एमिशंस पे काम करती है। और यहाँ पे जो कंपनी कम कार्बन एमिशन करती है उन्हें कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। सो कार्बन क्रेडिट एक तरह का ट्रेडेबल परमिट होता है जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से रहता है। सो यहाँ पे अगर किसी कंपनी ने 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, रिड्यूस किया या फिर उसे सिक्वेस्टर किया तो हम उसे एक कार्बन क्रेडिट देते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हर कंट्री के अलग अलग एमिशन टारगेट होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है। यहाँ पे इंडिया ने ये एमिशन टारगेट रखा है। सो अगर किसी ने इससे ज़्यादा एमिशन किया तो उसे कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक एमिटर ए है और एमिटर बी है, और एमिटर बी ने देखो यहाँ पे कम ग्रीन हाउस गैस एमिट किया और यहाँ पे एमिटर ए ने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट किया। सो यहाँ पे एमिटर बी को कार्बन क्रेडिट मिलेगा, लेकिन एमिटर ए ने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट किया, इसलिए उसे इस एमिटर बी से कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा। इससे यहाँ पे एमिटर बी का ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने की वजह से फायदा भी हो रहा है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में और क्या बोला है, यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि हम 7 क्लस्टर्स के ट्रेडिशनल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को एनर्जी ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जिससे वो क्लीनर फॉर्म में शिफ्ट हो। क्या क्लियर है। नेक्स्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है। यहाँ पे बोला है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है 11,11,111 करोड़ का, जो है हमारा जीडीपी का 3.4%, जो फ्रेंड बहुत बड़ी बात है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट रखा है। सो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। क्लियर है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 25,000 रूरल हैबिटेशंस को ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 में। अब फ्रेंड्स, यहाँ आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पता होना चाहिए। सो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं।
देखो फ्रेंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये लॉन्च किया गया था 2000 में, और यहाँ पे उनका एम था कि हमें अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को ऑल वेदर रोड प्रोवाइड करना है जिससे उनकी कनेक्टिविटी बरकरार रहे। और फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है जिनकी पॉपुलेशन साइज प्लेन एरियाज में 500 प्लस है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, डेजर्ट्स एंड ट्राइबल एरियाज में 250 प्लस है, तो उन्हें हम यहाँ पे एलिजिबल ठहराएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है कि अनकनेक्टेड हैबिटेशन मतलब क्या। यहाँ बोला है कि जो भी ऑल वेदर कनेक्टेड रोड है उससे यहाँ पे अगर कोई हैबिटेशन 500 मीटर दूर है या फिर अगर हिली एरियाज है तो अगर उससे 1.5 किलोमीटर दूर है तो हम उसे अनकनेक्टेड हैबिटेशन बोलेंगे और उन्हें हम यहाँ पे ऑल वेदर रोड प्रोवाइड करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे कोर नेटवर्क की बात की है कि यहाँ पे अलग अलग घरों से अगर किसी को सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है तो वहाँ पे भी हम रूट्स बनाएंगे, उसे बोलते हैं हम कोर नेटवर्क। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे फंडिंग की बात की है। यह बोला है कि अगर जनरल स्टेट्स रहे तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट 60% कॉस्ट बेयर करेगा, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स है तो गवर्नमेंट 90% कॉस्ट बेयर करेगा। नेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और रूरल रोड्स इसका प्रोविजन करेगा इंडियन रोड्स कांग्रेस, जो यहाँ पे हाईवे इंजीनियर्स की अपेक्स बॉडी है, और ये सेटअप की थी 1934 में। क्लियर फ्रेंड्स? और फिर हम देखते हैं कि इसके फेसेस क्या थे। देखिए फ्रेंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 1 स्टार्ट हुआ था 2000 में, जो यहाँ पे 100% सेंट्रली स्पॉन्सर था, और यहाँ पे हमने 1,35,436 हैबिटेशन को रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की। उसके साथ हमने 3.68 लाख किलोमीटर रोड्स को अपग्रेड किया। नेक्स्ट यहाँ पे फेज 2 आया, जो आया था 2013 में। यहाँ पे हमने 50,000 किलोमीटर का रोड कनेक्टिविटी अपग्रेड करने की बात की, और फिर इसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 1 कंटिन्यू था, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट फ्रेंड डिफरेंट थी। यहाँ पे पहले फेज में कॉस्ट पूरा सेंटर उठाता था, लेकिन अभी कॉस्ट यहाँ पे सेंटर और स्टेट शेयर करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे फेज 3 आया। फेज 3 लाया गया 2019 में, और यहाँ पे हमने प्रायोरिटी रखी ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को, यानी कि इनकी सर्विस पाने के लिए हम यहाँ पे रोड बनाएंगे। और फ्रेंड्स, क्या आपको ग्राम्स पता है? ग्राम्स फ्रेंड एक तरह का रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट है जहाँ पे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए जाते हैं, सो उनके लिए भी यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथ ही फ्रेंड, यहाँ बोला है कि इस स्कीम में हमने प्रपोज किया है कि हम स्टेट्स में 1,25,000 किलोमीटर रोड लेन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या बोला है? यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि हम एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में 11,500 करोड़ का सपोर्ट देंगे यहाँ पे, जिससे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक। अब फ्रेंड, इस बजट में कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक के बारे में बात की है, सो उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम की बात की है, सो उसके बारे में आपको आइडिया रहनी चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे आप देखो ऊपर में 2 रिवर्स है, दैट इज कोसी एंड मेची। सो फ्रेंड्स, इन 2 रिवर को यहाँ पे इंटरलिंक करके वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं, या जिससे आसपास के विलेजेस को इरिगेशन मिले। क्लियर है? और इसके लिए यहाँ पे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम काम आएगा। अब फ्रेंड्स, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये आता है अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सो आपको वो भी पता होना चाहिए। ये योजना लॉन्च की थी 2015 में, और इसका गोल था कि हमें फार्मिंग के लिए वाटर एक्सेसिबल करना है। सो ये एक तरह का सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, लेकिन यहाँ पे शेयर है 75:25। अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर हिली स्टेट रहे तो फिर शेयर रहेगा 90:10। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट देखते हैं। इसके कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। सबसे पहला जो यहाँ पे लॉन्च किया गया था 1996। यहाँ पे फ्रेंड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी यहाँ पे काम चल रहा है उसे एक्सेलरेट करने के लिए ये कंपोनेंट लाया गया था। क्लियर है? और इसी के अंडर हम यहाँ पे कोसी मेची इरिगेशन प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट है हर खेत को पानी। यहाँ पे फ्रेंड्स, हम माइनर इरिगेशन की मदद से नए वाटर सोर्सेज लाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम वाटर बॉडीज को रिपेयर, रिस्टोर और रिनोवेट करेंगे। उसके बाद वाटर सोर्सेस के कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अपने इसके कुछ सब कंपोनेंट है, दैट इज कमांड एरिया डेवलपमेंट, उसके बाद सरफेस माइनर इरिगेशन, देन रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स
कि जो भी पानी रेन वाटर से आता है और वो रन ऑफ होके चला जाता है तो उसे हमें रोकना है, और उसे रोक के हमें यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर बढ़ाना है और उस एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ाना है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड, इस स्कीम को बनाने के लिए हमने अलग अलग स्कीम्स को अमलगेट किया है, यानी कि साथ में मिला है। उसमें आते हैं एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट में था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, जो आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, राइट। साथ ही फ्रेंड ये बोला है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम स्टेट इरिगेशन प्लान और डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान निकालेंगे। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला है कि यहाँ पे आसाम और हिमाचल में फ्लड मैनेजमेंट करने के लिए सेंट्रल असिस्टेंस देगा। साथ ही यहाँ पे उत्तराखंड और सिक्किम में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसके लिए भी सेंट्रल असिस्टेंस देगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बोला है कि हमने जो अमृतसर और कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पढ़ा था उसे डेवलप करते वक्त यहाँ पे हम एक गया का इंडस्ट्रियल नोड भी डेवलप करेंगे। साथ ही यहाँ बोला है कि यहाँ पे 4 रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए हमने 26,000 करोड़ निकाले हैं। उसमें आता है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, देन बक्सर भगलपुर एक्सप्रेसवे, देन बोध गया राजगीर वैशाली एंड भरभंगा स्पर्स, और यहाँ पे बक्सर के रिवर गंगा में हम 2 लेन ब्रिज बनाएंगे। सो इन 4 प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे लगाया है 26,000 करोड़। नेशन यहाँ बोला है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए सेंट्रल यहाँ पे स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और 15,000 करोड़। अब फ्रेंड ये क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साथ में मिलके एक पूरा आंध्र प्रदेश था और तब वहाँ उसका कैपिटल हैदराबाद था। लेकिन फ्रेंड्स, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो हैदराबाद का कैपिटल यहाँ पे तेलंगाना में आ गया। सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास कोई अच्छा कैपिटल नहीं है, तो उसे डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश ने लाया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो फ्रेंड, अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट लाया है, दैट इज 15,000 करोड़ का। क्लियर है? नेशनल हाईवे बजट में और क्या चीज़ बोली है? यहाँ बोला है कि जिस तरह से हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए कॉरिडोर बनाया था उसी तरह हम यहाँ पे विष्णुपाद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। उसके बाद हमें बोला है कि बिहार के राजगीर में यहाँ पे बहुत सारा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है जो है फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए। सो उसके डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे फंड देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि हम नालंदा को एज ए टूरिस्ट सेंटर डेवलप करेंगे। साथ ही हम उसके नालंदा यूनिवर्सिटी को जो उसका पहले स्टेटस था उस स्टेटस को उसमें रिवाइव करेंगे। नेशन यहाँ बोला है कि ओडिशा में जो सीनिक ब्यूटी है, टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, क्राफ्ट्समैनशिप है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेचुरल लैंडस्केप्स है और यहाँ पे क्रिश्चियन बीचेस है, उन्हें हम डेवलप करेंगे और उसके लिए फंड देंगे। क्लियर है? नेशन यहाँ पे और प्रायोरिटी है पावरिंग इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके लिए गवर्नमेंट ने निकाला है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, जो यहाँ पे बेसिक रिसर्च पे फोकस करेगा और उसे डेवलप करेगा। साथ ही फ्रेंड्स, प्राइवेट में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक फाइनेंसिंग पूल लाया है, दैट इज ऑफ ₹1 लाख करोड़। इससे प्राइवेट में रिसर्च करने वालों को लोन मिलेगा। नेशन यहाँ बोला है कि यहाँ पे स्पेस इकोनॉमी को और एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक वेंचर कैपिटल फंड निकाला है ऑफ ₹1,000 करोड़। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इससे फ्रेंड्स स्पेस इकोनॉमी में जो भी स्टार्टअप्स है उसे यहाँ पे फंडिंग मिलेगी और इससे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले 10 साल में स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? नेशनल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स भी लाया है। यहाँ बोला है कि इकोनॉमी को डिजिटाइज करने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम एक नया जन विश्वास बिल 2.0 निकालेंगे। नेशन यहाँ बोला है कि अगर यहाँ पे स्टेट्स बिजनेस रिफॉर्म लाता है या फिर डिजिटाइजेशन के लिए नए प्लान्स लाता है तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हर सेक्टर के लिए एक डाटाबेस निकाला जाएगा जिससे हम उस सेक्टर का डाटा गवर्नेंस कर सके और उस डाटा को मैनेज कर सके। साथ ही फ्रेंड यहाँ बोला है कि यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए हम एक कमेटी बैठाएंगे जिससे यहाँ पे उसमें जो पैसा आ रहा है वो किस तरह से यूज हो या फिर वो किस तरह से मैनेज हो, उन इश्यूज को वो कमेटी एड्रेस करेंगे। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड बजट में कुछ लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स और एक्शन लिए गए। यह बोला है कि रूरल और अर्बन एरियाज के जो भी लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर अर्बन प्लानिंग है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। साथ ही ये बोला है कि रूरल एरियाज के सारे लैंड्स को अभी हम यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे और यहाँ पे रूरल एरियाज में एक लैंड रजिस्ट्री भी बनाएंगे।
अब फ्रेंड्स क्या आपको यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में पता है? देखिए फ्रेंड्स, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये लॉन्च किया था 2021 में, जो यहाँ शुरू किया था 10 स्टेट्स में। यहाँ पे इसे बोलते हैं हम आधार फॉर लैंड। और फिर ये एक तरह का 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो यहाँ पे हर लैंड के लिए यूनिकली दिया जाता है, जिससे यहाँ पे लॉन्ड फैट कम हो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि रूरल एरियाज में जो लैंड होते हैं उसका कोई डाटा नहीं रहता, और उसका जो भी डाटा रहता है वो ओल्ड हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं। सो जब हम ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लाएंगे तो ये सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे और लैंड फ्रॉड भी कम हो जाएंगे। नेशन यहाँ बोला है कि इस आइडेंटिफिकेशन में हम यहाँ पे लैंड का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। उसके बाद फिर आपको पता होगा कि 2008 में गवर्नमेंट ने लाया था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। सो यहाँ पे यूएल पिन उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। सो यहाँ पे जब हम लैंड स्टैटिस्टिक्स लाएंगे, उसके बाद लैंड अकाउंटिंग करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे लैंड बैंक्स को डेवलप होने के लिए चांसेस आएंगे। अब फिर लैंड बैंक्स क्या है? अगर आपको आपकी लैंड रेंट पे देनी है तो यहाँ पे लैंड बैंक आपको मदद करेगी। इससे फ्रेंड्स आगे जाके हम एक इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी निकाल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेशनल यहाँ पे बजट में लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बोला है। यहाँ बोला है कि यहाँ पे एक ई श्रम पोर्टल है जिसे हम बाकी पोर्टल से लिंक करेंगे। इससे यहाँ पे लेबर सर्विस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स देखिए, लेबर मार्केट में जो भी जॉब सीकर है, जिन्हें जॉब चाहिए, वो भी इस पोर्टल में आएंगे, और यहाँ पे जो जॉब दे रहे हैं दैट इज एम्प्लॉयर, वो भी इसी पोर्टल में आएंगे। अब फ्रेंड्स क्या आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में पता है? देखिए फ्रेंड्स, ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, और यहाँ पे उनका एम था कि हमें 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, माइग्रेटिंग वर्कफोर्स, उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स को रजिस्टर करना है, और उन्हें हम एक ई श्रम कार्ड देंगे जो एक 12 डिजिट यूनिक नंबर का कार्ड रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला है कि जो भी वर्कर इस पोर्टल में रजिस्टर होगा और अगर उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसे डेट और परमानेंट डिसेबिलिटी पे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख दिए जाएंगे। और साथ ही फ्रेंड यहाँ बोला है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी करेंगे, जहाँ पे ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, उससे फिर यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स में क्या बोला है? यहाँ बोला है कि श्रम सुविधा पोर्टल और समाधान पोर्टल्स को हम रिवैम्प करेंगे, जिससे उसका कंप्लायंस ईजी हो जाए। तो फ्रेंड्स क्या आपको श्रम सुविधा पोर्टल और समाधान पोर्टल के बारे में पता है? देखिए फ्रेंड्स, श्रम सुविधा पोर्टल ये एक तरह का यूनिफाइड वेब पोर्टल है जो यहाँ पे 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाला गया है। इट इज ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर, उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली एमएसएमई यूनिट्स या फिर कंपनीज के लिए निकाला है जिन्हें यहाँ पे लेबर्स लॉ को फॉलो करना पड़ता है। सो यहाँ बोला है कि जो भी यूनिट्स इस श्रम सुविधा पोर्टल में रजिस्टर करेंगे उन्हें हम एक यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बोला है कि लेबर लॉस के लिए यहाँ पे किसी इंडस्ट्री को एक ही सिंप्लीफाइड सिंगल ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत है, जो भी उन्हें खुद ही सर्टिफाई करना है। सो यहाँ पे कुछ सेपरेट रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वन, इसमें हमने एक ट्रांसपेरेंट लेबर इंस्पेक्शन स्कीम निकाली है कि जो भी लेबर इंस्पेक्टर्स अलग अलग कंपनीज में यहाँ पे लेबर इंस्पेक्शन करते हैं तो यहाँ पे वो पूरा इंस्पेक्शन कंप्यूटर सिस्टम में करेंगे और उनके इंस्पेक्शन का रिपोर्ट्स वो 70 आवर्स के अंदर सबमिट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं एमएसएमई समाधान पोर्टल। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है, उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, वो यहाँ पे अलग अलग एमएसएमई से प्रोडक्ट्स लेते हैं, राइट। लेकिन फ्रेंड्स उनका पेमेंट वो टाइम पे देते नहीं, यानी कि उनका पेमेंट डिले हो जाता है। सो यहाँ पे डिलेड पेमेंट्स के कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए ये समाधान पोर्टल लाया गया है। यहाँ पे एमएसएमईज अपने कंप्लेंट्स ऑनलाइन ही डाल सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे टैक्स रिलीफ के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे बजट में क्या बोला है। लेकिन उसके पहले एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड 2 टैक्स रिजिम है, एक है ओल्ड टैक्स रिजिम, उसके बाद न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बता दूं कि यहाँ पे 2.5 लाख तक नील इनकम टैक्स है, उसके बाद 2.5 से 5 लाख तक 5% है, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा 30% है। लेकिन फ्रेंड न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पे 3 लाख तक नील था, उसके बाद 3 to 6 5% था, देन 6 to 9 10%, देन 9 to 12 15%, देन 12 to 15 20%, और यहाँ पे 15 से ज़्यादा 30%। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही चेंजेस की गई कि यहाँ पे 1 लाख बढ़ाया गया, यानी कि जो यहाँ पे 3 to 6 लाख था उसे 3 to 7 कर दिया, उसके बाद 7 to 10 कर दिया, और यहाँ पे 10 to 12 कर दिया।
क्लियर है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बोला है। सो यहाँ पे 0 to 3 के लिए नील, उसके बाद 3 to 7 के लिए 5, देन 7 to 10 के लिए 10, देन 10 to 12 के लिए 15, उसके बाद 12 to 15 के लिए 20 और यहाँ 15 लाख से ज़्यादा के लिए 30%। क्लियर है फ्रेंड्स। सो यहाँ बोला है कि ये न्यू टैक्स रेजिम में सैलरीड एम्प्लॉयर्स के लिए 17,500 का इनकम टैक्स से होगा। साथ ही यह बोला है फ्रेंड्स कि इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो पहले 50,000 था, तो अभी वो बढ़ के हो गया 74,000। उसके बाद पेंशनर्स को जो फैमिली पेंशन मिलती है उसके लिए डिडक्शन था 15,000, तो अब वो बढ़ के हो गया है 25,000। सो भाई इसका मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड, इस टैक्स रिलीफ में ये बोला गया कि 7 लाख तक के जिनका इनकम है उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा क्या है, वो है 75,000, यानी कि 7 लाख प्लस 75,000 यानी कि 7.75 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भाई आप सोच रहे होगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे तो बोला है कि 7 to 10 लाख रहा तो 10% टैक्स लगेगा। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जिनका इनकम 7.75 लाख से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम 10 लाख का है तो आपको डायरेक्ट 10% का टैक्स नहीं भरना है। आपके पहले 3 लाख के लिए नील टैक्स लगेगा, उसके बाद के 4 लाख के लिए 5% लगेगा और उसके बाद के 3 लाख के लिए 10% लगेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे 7.75 लाख तक अगर आपका इनकम रहा तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए कुछ बातें बोली गई। यहाँ बोला है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है उसे हम समझने के लिए और इजी कर देंगे। ये फ्रेंड बहुत पहले कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अभी उसे इजी करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बोला है कि अगर आपने टैक्स चोरी की है और आपका टैक्स चोरी 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर अगले 3 साल में हम आपका रीअसेसमेंट कर सकते हैं कि क्या आपने चोरी की या नहीं। ये यहाँ पे टैक्स इंस्पेक्टर देखेगा। सो यहाँ बोला है ओपनिंग ऑफ रीअसेसमेंट बियॉन्ड 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर ओनली इफ द एस्केप इनकम इज ₹50 लाख और मोर। उसके बाद फ्रेंड बोला है कि आप ये कितने देर तक रीअसेसमेंट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। सो यहाँ पे टैक्स जब आपने पे नहीं किया तब से 5 साल तक के लिए आप ये कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स। नेशन यहाँ पे बोला है कि अगर आपने इनकम टैक्स चोरी की या फिर अगर आपका कुछ फ्रॉड हमें पकड़ना है तो फिर टैक्स इंस्पेक्टर के पास उस साल के बाद 6 साल ही रहेंगे। उस 6 साल में अगर उसने सर्च किया कि आपने इनकम टैक्स की चोरी की या नहीं तो फिर आपके पास केस होगा। लेकिन 6 साल के बाद वो आप पे सर्च केस नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे 7th ईयर में ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे पहले के साल में आपने इनकम टैक्स की चोरी की। ये फ्रेम पीरियड पहले 10 साल था, अब कर दिया है 6 साल। नेशन यहाँ बोला है कि यहाँ पे कुछ सर्टन फाइनेंशियल एसेट में अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स मिला तो उस पर आपको टैक्स लगेगा 20%। ये फ्रेंड पहले था 15%। उसके बाद बोला है कि सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन्स मिला तो फिर आपका टैक्स लगेगा 12.5%। ये फ्रेंड पहले था 10%। उसके बाद फ्रेंड बोला है कि जो भी लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट है उन्हें अगर आपने 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हेल्ड किया तो उसे हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। साथ ही फ्रेंड यहाँ बोला है कि यहाँ पे इनकम टैक्स में अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए हम निकालने वाले हैं विवाद से विश्वास स्कीम 2024। विवाद से विश्वास स्कीम। सो ये एक तरह का इनकम टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है। ओके। नेक्स्ट इस बजट में और क्या बोला, इस बजट में बोला है फ्रेंड्स कि हमने कैपिटल गेन्स के एग्जाम्पशन के लिमिट को इंक्रीज कर दिया है अप टू 1.25 लाख पर ईयर। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किधर मिल रहा है और उस कैपिटल गेन में आपको पहले एग्जाम्पशन मिलता था 1 लाख का, लेकिन अभी 1.25 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। एग्जाम्पल कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट में आपको कैपिटल गेन मिला है 10 लाख का तो आपको पूरे 10 लाख पे टैक्स नहीं पे करना है। यहाँ पे पहले 1 लाख की छूट थी, लेकिन अभी 1.25 लाख उससे माइनस किए जाएंगे, यानी कि 8.75 लाख पे ही आपको यहाँ पे टैक्स पे करना है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर यहाँ पे किसी स्टार्टअप पे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसे एंजल टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अभी बोला है इस बजट में कि सारे इन्वेस्टर क्लासेस को एंजल टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। उससे फिर यहाँ पे बोला है कि फॉरेन माइनिंग कंपनीज को जो यहाँ पे रॉ डायमंड सेल करते हैं तो उन्हें हम सेफ हार्बर रेट्स प्रोवाइड करेंगे। और फ्रेंड्स सेफ हार्बर रेट्स मतलब यानी कि फ्रेंड्स हम उनके कस्टम ड्यूटीज को बार बार चेंज नहीं करते रहेंगे, जिससे उन्हें फिक्स टैक्स रेट मिलेंगे और उनका बिजनेस स्टेबल रहेगा। उसके बाद फिर बोला है कि फॉरेन कंपनीज को जब हम कॉर्पोरेट टैक्स लगाते थे तब पहले हम 40% लगाते थे, लेकिन अभी वो कम करके लगाएंगे 35%। ये था रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्सेस।
अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोला है। यहाँ बोला है फ्रेंड्स कि हमने 3 मेडिसिन पे कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दी है। यहाँ पे इससे कैंसर पेशेंट्स को रिलीफ मिलेगा, यानी कि कैंसर पेशेंट की दवाई का खर्चा अभी कम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बोला है कि यहाँ पे मोबाइल फोन, उसके बाद मोबाइल पीसीबी दैट इज द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और यहाँ पे मोबाइल चार्जर पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसे हमने रिड्यूस करके कर दिया है 15%। साथ ही ये बोला है कि यहाँ पे 25 क्रिटिकल मिनरल्स में हमने यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज निकाल दी है और उनमें से 2 क्रिटिकल मिनरल्स की बेसिक कस्टम ड्यूटी भी रिमूव कर दी है। उसके बाद यहाँ बोला है कि यहाँ पे सोलर सेल्स और पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी कैपिटल गुड्स हम पहले लेते थे, तो उसमें यहाँ पे कुछ कैपिटल गुड्स पे हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते थे। सो अभी उस लिस्ट को हम एक्सपांड करेंगे, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल गुड्स को हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे रजिस्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ऑक्सीजन फ्री कॉपर लगता है तो उस पर हम कस्टम ड्यूटी निकाल देंगे। साथ ही यहाँ पे कनेक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ पार्ट्स के कस्टम ड्यूटी को भी हम निकाल देंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ बोला है कि यहाँ पे ब्रॉड स्टॉक, उसके बाद पॉलीचैटिव वॉर्म्स और यहाँ पे स्ट्रीम एंड फिश फीड के लिए जो भी यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था उसे हमने रिड्यूस करके कर दिया है 5%। नेक्स्ट वन यहाँ पे डग एंड गूस का जो रियल डाउन फीलिंग मटेरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल डग एंड गूस जब मर जाते हैं तो उनका जो यहाँ पे फेदर होता है, जो यहाँ पे लेदर जैकेट के लिए यूज होता है, तो उस पर भी यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी हम कम कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि यहाँ पे स्पिंडेक्स यान जो यहाँ पे क्लोथ बनाने के लिए यूज होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम मिथिलेन डाइफिनाइल डाइएसोसाइनाइड यूज करते हैं उस पर भी हम बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से 5% कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि गोल्ड एंड सिल्वर के लिए हम कस्टम ड्यूटी कम करके 6% कर रहे हैं और यहाँ पे प्लैटिनम के लिए कर रहे हैं 6.4%। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बजट में और क्या बोला है। यहाँ पे फ्रेंड बजट में एक नई बात आई है, दैट इज एनपीएस फॉर माइनर्स, दैट इज एनपीएस वत्सलाय। यानी कि जब यहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं तब उनके पेरेंट्स या फिर गार्डियंस उनके नाम पे एनपीएस भर सकते हैं। सो यहाँ पे जब अडल्ट होके वो जॉब पे लग जाएंगे सो फिर ये सारा पैसा उनके नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस बजट में कहाँ से पैसा आया और कहाँ से पैसा चला गया। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहाँ से पैसा लाया। सबसे पहले हम 28% पैसा ला रहे हैं बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी से। उसके बाद हमें 19% इनकम टैक्स से मिल रहा है। देन यहाँ पे 18% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से मिल रहा है। उसके बाद 17% हमें कॉर्पोरेशन टैक्स से मिल रहा है। देन हमें 7% नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिल रहा है। उसके बाद 5% हमें यूनियन एक्सेस ड्यूटी से मिल रहा है। नेक्स्ट 4% हमें कस्टम ड्यूटी से मिल रहा है और यहाँ पे 1% हमें नॉन डेप कैपिटल रिसिप्ट से मिल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे पैसा जा कहाँ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 20% तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। जो हम इतने साल से बोरिंग कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट भरने के लिए हमारा 20% चला जा रहा है। उसके बाद 20% हम यहाँ पे स्टेट्स को दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स को तो देना पड़ेगा। उसके बाद 16% हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लगा रहे हैं। देन यहाँ पे 9% हम फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए दे रहे हैं जो यहाँ पे स्टेट्स को ही जाएगा। उसके बाद 8% हम डिफेंस के लिए लगाएंगे। देन 8% हम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के लिए लगाएंगे। उसके बाद 8% हम अदर कैटेगरी, 6% टू सब्सिडीज और 4% टू पेंशन देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेजर आइटम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग रहा है। सो देखिए, सबसे पहला आ रहा है डिफेंस। डिफेंस में हमारा लग रहा है 4.5 लाख करोड़। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट जहाँ पे 2.6 लाख करोड़। देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जहाँ पे 1.5 लाख करोड़। उसके बाद होम अफेयर्स दैट इज 1.5 लाख करोड़। देन एजुकेशन दैट इज 1.25 लाख करोड़। देन IT एंड टेलीकॉम विच इज 1.16 लाख करोड़। उसके बाद हेल्थ दैट इज 89,000 करोड़। उसके बाद एनर्जी दैट इज 68,000 करोड़। उसके बाद सोशल वेलफेयर दैट इज 56,000 करोड़ और उसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 47,000 करोड़। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ इन सारे सेक्टर में हमारा खर्चा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे रिसिप्ट का डाटा देखते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लगा रही है, फॉर एग्जाम्पल GST, सेल्स टैक्स वगैरह, वहाँ से कितना पैसा आ रहा है। सो यहाँ पे बोला है कि 2024-25 में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 31.3 लाख करोड़ हमें रेवेन्यू रिसिप्ट से आएगा। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट, एग्जाम्पल लोन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, सो वहाँ से पैसा हमारा आएगा 16.9 लाख करोड़। उसके बाद फिर हम एक्सपेंडिचर देखेंगे। यहाँ बोला है कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, पेंशन वगैरह, वहाँ पे हम लगाएंगे 37.1 लाख करोड़। उसके बाद फिर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वगैरह, वहाँ पे हम पैसा लगाएंगे 15 लाख करोड़। क्लियर फ्रेंड्स। सो फिर यहाँ पे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को हम डिफरेंस लेके निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट।
सो फिर यहाँ पे इस करंट फिस्कल में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा 4.9% और फिर नेक्स्ट ईयर हम अचीव करेंगे 4.5%, जो फिर बहुत अच्छी बात है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये है हमारे बजट का पूरा इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे हमारा पार्ट 2, जहाँ पे हम बजट का स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ यूनियन बजट क्या होता है या फिर उसके स्टैटिक फैक्ट्स क्या है वो समझ लेते हैं यहाँ, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। यहाँ सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में यूनियन बजट क्या होता है, ये एक तरह का एनुअल बजट होता है। इसका मतलब कि हम यहाँ प्लान कर रहे हैं कि अगले एक साल में हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं और वो कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं। ये एक तरह का एस्टिमेट होता है फ्रेंड्स। क्लियर है, हमें कहाँ से पैसा आने वाला है और हम वो कहाँ खर्च करने वाले हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स, यूनियन बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और ये निकालता है ऑब्वियस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फिर उसके अंडर कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है, सो ये निकालता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। अब फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि क्या आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं ये आपको पता है क्या? सो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की ही बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट बनाने के अलावा और क्या क्या काम करता है? फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये मार्केट लोन भी देखता है। यहाँ अगर गवर्नमेंट को मार्केट से लोन लेना है तो वो कैसे लेना है और उसके लिए कितना इंटरेस्ट पे करना है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखेगा। उसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को कैसे सेल करना है, ये भी ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखेगा। क्लियर है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स DOE, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, DOE। अब फ्रेंड्स ये क्या करता है? ऑब्वियस ही बात है, ये देखता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कहाँ लगेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी चेक करता है कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देने वाली है। उसी के साथ ये भी देखता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स में कितना पैसा लगने वाला है या फिर कितना पैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है लगाने के लिए। क्लियर है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स DFS, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट देखता है कि कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज गरीब से गरीब लोगों को प्रोवाइड की जाए। उसके बाद होता है फ्रेंड्स DIPAM, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और फ्रेंड ये क्या करता है? ये फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान देता है, यहाँ की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। और साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ये भी ये DIPAM ही देखता है। ओके। उसका होता है फ्रेंड्स DPE, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये क्या करता है? फ्रेंड्स, जो भी गवर्नमेंट के अंडर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है या फिर वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट देखता है। और फ्रेंड्स, यहाँ आखिरी डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, DOR, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये क्या करता है? ये फ्रेंड्स ऑब्वियसली देखता है कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, या हमारे इनकम टैक्स से कितना पैसा आ रहा है या फिर GST या फिर एक्साइज ड्यूटी, इन सब से कहाँ से पैसा आ रहा है ये वो देखता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो इसके अंडर ही आते हैं। उसके साथ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रेड होता है वहाँ पे किस तरह से ड्यूटी लगानी है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लोग स्मगलिंग करते हैं वो स्मगलिंग कैसे रोकना है ये भी ध्यान डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देगा। और ऑल ओवर इंडिया में जो भी इकोनॉमिक लॉज लगाए जाते हैं वो भी सेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है फ्रेंड्स। सो इस तरह से ये 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स, यूनियन बजट की बात करें सो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यह सेकंड है डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब फ्रेंड्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इसे ही हम बोलते हैं यूनियन बजट इन शॉर्ट। यहाँ पे हमने देखा था कि रिसिप्ट्स कहाँ से आने वाले हैं और हम एक्सपेंडिचर कहाँ करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो बजट निकाला गया है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये बस यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर निकाल के अप्रूव कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं हो सकता। जो भी लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत है कि जो फंड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं नहीं।
सो इसलिए फ्रेंड्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब यहाँ लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स के वोट के लिए जाता है तब उसे हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स क्लियर है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड यहाँ समझो कि यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को लोकसभा से परमिशन लेना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब फ्रेंड्स आगे के यूनियन बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यूनियन बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और होता है द कैपिटल बजट। अब फ्रेंड्स रेवेन्यू बजट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कैपिटल रिसिप्ट्स और या सेकंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि रेवेन्यू बजट के अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। यहाँ फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि हम यहाँ कहाँ का पैसे लगा रहे हैं जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी कम या ज़्यादा नहीं हो रही है। क्लियर है। रेवेन्यू बजट मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, राइट। ये होता है बस कैपिटल बजट में। ओके। अब फ्रेंड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पे ना एसेट आ रहा है ना फिर लायबिलिटी बढ़ रही है। उसी तरह सैलरीज, देन ग्रांट्स या फिर कोई सब्सिडीज, उसके बाद एजुकेशन के लिए पैसा लगाना, उसके बाद हेल्थ एंड देन डिफेंस। सो फ्रेंड्स यहाँ आप देखो कि एजुकेशन में स्कूल बांधना या फिर हेल्थ में यहाँ पे हॉस्पिटल बांधना, ये यहाँ पे इसका खर्चा नहीं है। यहाँ पे जो भी मिसलेनियस खर्चा आता है यहाँ पे जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं वो यहाँ पे लगाया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसे डिवाइड किया है दो पार्ट में, एक है द टैक्स रेवेन्यू और या दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू के भी दो पार्ट किए गए हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू और ये एक है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आपको पता है क्या। देखिए डायरेक्ट टैक्स मतलब कि यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी सेम पर्सन पे आती है, सेम पर्सन मतलब कि फ्रेंड्स जिस पे टैक्स लगा है और जो पे कर रहा है वो एक ही पर्सन होता है। लेकिन फ्रेंड इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फ्रेंड जिस पे टैक्स गवर्नमेंट लगाना चाहती है और जो पे कर रहा है वो होते हैं डिफरेंट पर्सन्स। सो जिस पे टैक्स लग रहा है और जो पे कर रहा है वो दो अलग अलग लोग होते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे द डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं जिसके इनकम टैक्स, जहाँ पे जो जॉब करता है उसे ही भरना पड़ता है। उसका होता है द कॉर्पोरेट टैक्स, जहाँ पे जो बिजनेस करता है उसे ही भरना पड़ता है। उसका होता है वेल्थ टैक्स, जिसके पास पैसा होता है उसे ही भरना पड़ता है। उसके बाद एस्टेट ड्यूटी, जो यहाँ पे लैंड खरीदता है उसे ही ड्यूटी भरनी पड़ती है। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे एग्जांपल देखे जाए तो होता है सेल्स टैक्स। आप कहीं दुकान से सामान खरीदने जाओ तो यहाँ पे गवर्नमेंट को तो शॉपकीपर पे टैक्स लगाना है, लेकिन दुकानदार आपसे ही टैक्स वसूल करता है, सो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो फिर उसमें और एग्जांपल ले जाए तो आते हैं यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद द कस्टम ड्यूटी, उसके बाद द सर्विस टैक्स, देन द एंटरटेनमेंट टैक्स। क्लियर है। अब फ्रेंड्स नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब बिना टैक्स लगाए गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना। अब फ्रेंड इसमें क्या आता होगा। सो इसमें होता है पहले इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, राइट। जो भी गवर्नमेंट ने लोन दिया है वहाँ से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसे मिलेगा। उसके बाद द प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, मतलब कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या कोई और कंपनी, तो फिर वहाँ पे जो प्रॉफिट और डिविडेंड शेयर किया जाएगा वो यहाँ पे गवर्नमेंट को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स फीस एंड फाइन्स, राइट। यहाँ पे भी किसी ने अगर लॉ को फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट उस पर फाइन लगाती है और वो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। उसके बाद फ्रेंड एक्सटर्नल ग्रांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड कोई स्पेशल टैक्स जो यहाँ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के लिए निकाला है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही लेंगे। क्लियर है। यहाँ पे आप समझो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो मैक्सिमम वो जो भी पैसा सिटीजन से मिल रहा है उसे हम देखते हैं। क्लियर है।
ये मैंने यहाँ पे लिखा है। द यूनियन बजट comprises of two components. Revenue budget, it consists of the government's financial statement regarding revenue receipts and revenue expenses for the upcoming financial year. In that there is revenue receipts. It estimates the amount of revenue the government expects to receive from the citizen in the upcoming financial year. Afterwards, there is revenue expenditure. It is the expenses the government has to bear for the daily functioning of the economy and to provide citizens with the essential public services, facilities and amenities. अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कैपिटल बजट में क्या क्या आएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ आप समझो कि कैपिटल बजट में यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं इसमें एसेट या फिर लायबिलिटी पे इफेक्ट होता है। या तो आपका एसेट कम या ज़्यादा होगा या फिर आपकी लायबिलिटी कम या ज़्यादा होगी। अब फ्रेंड कैपिटल बजट में दो चीज़ें आती है, एक रिसिप्ट्स और देन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो वो लोन किसी ने वापस किया है तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट में लेंगे। उसके बाद उसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट्स, अगर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका शेयर गवर्नमेंट ने बेच दिया तो वो पैसा भी कैपिटल रिसिप्ट के अंडर ही आएगा। उसके बाद बोरोइंग्स, यानी कि गवर्नमेंट को कहीं बाहर से लोन मिला तो फिर उस लोन को भी हम कैपिटल रिसिप्ट में ही लेंगे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड्स, मतलब कि यहाँ पब्लिक भी गवर्नमेंट को जो भी सेविंग स्कीम में पैसे दे रही है वो भी कैपिटल रिसिप्ट में ही आएगा। उसके बाद फ्रेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या, यहाँ पे फ्रेंड्स रोड्स, ब्रिजेस या फिर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी पैसा लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई जगह खरीदी या फिर कोई मशीनरी खरीदी तो भी उसमें आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने स्टेट्स को या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और फ्रेंड्स जो भी लोन गवर्नमेंट ने रीपे किया तो यहाँ पैसा गवर्नमेंट का चला गया तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। क्लियर है? सो यहाँ बताया गया है कि कैपिटल बजट इज मेड अप ऑफ द गवर्नमेंट्स कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हियर द कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू द लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू फंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल नीड्स, and capital expenditure is the expenses the government has to bear to create long term assets and provide welfare facilities to the citizens. अब फ्रेंड्स हम वापस आते हैं हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। अब फ्रेंड्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरह के फंड होते हैं। एक होता है द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है द पब्लिक फंड जिसे हम पब्लिक अकाउंट भी बोलते हैं, और थर्ड होता है द कंटिजेंसी फंड जिसे हम इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे तीन चीज़ों से पैसे आते हैं। एक तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है, उसके बाद गवर्नमेंट जो लोन देती है, और या जो भी लोन गवर्नमेंट को बाहर से वापस मिलता है वो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सारे एक्सपेंडिचर्स जितने भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो इसी फंड के थ्रू करती है। उसके बाद देखते हैं पब्लिक फंड या फिर पब्लिक अकाउंट। यहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्री के जो भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट होते हैं वहाँ पे जो पैसा होता है वो भी इसमें आएगा। उसके बाद नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स, उसके बाद डिफेंस फंड, देन देर इज नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जो भी हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया वहाँ से जो पैसा आया है वो इसमें रहेगा। उसके बाद और एक होता है नेशनल कैलामिटी एंड कंटिजेंसी फंड जो कि डिजास्टर मैनेज करने के लिए होता है। और उसके बाद प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिलता है, उसे पोस्टल इंश्योरेंस वगैरह से जो पैसा मिलता है वो भी पब्लिक फंड या फिर पब्लिक अकाउंट में रहेगा। उसका फ्रेंड होता है द कंटिजेंसी फंड जिसे हम इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। ये याद रखें ये होता है 500 करोड़, ये फिक्स होता है 500 करोड़। और फ्रेंड्स ये इमरजेंसी के वक्त यूज़ होता है, मतलब कि अगर कोई एक्सपेंडिचर आया जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तो उस समय में हम इस फंड को यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब फ्रेंड्स ये तीनों फंड आपको अच्छे से क्लियर हो इसके लिए मैंने ये टेबल यहाँ रखा है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड फंड में जो भी इनकम होता है यहाँ पे टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो पूरा एक्सपेंडिचर यहाँ से किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। एक्सपेंडिचर करने से पहले आपने पार्लियामेंट से ऑथराइज करना चाहिए। और फ्रेंड ये फंड कंसिडर होता है आर्टिकल 266(1) के तहत। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यह कंसोलिडेटेड फंड से जो भी पैसा गवर्नमेंट लगाती है सो क्या यहाँ पे हर बार पैसा लगाने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से ऑथराइज करना पड़ेगा? नहीं,
ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा कि किस तरह से प्रोसेस की जाती है, जिससे बाद में गवर्नमेंट को इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पब्लिक फंड। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आता है वो छोड़ के सारा पैसा इसमें कलेक्ट किया जाएगा, पब्लिक फंड में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑथोराइज करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। इस फंड का गवर्नमेंट कुछ भी करे, इसके लिए कोई भी ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ एक एग्जांपल ले लो फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे बैंक को आपने पैसे दिए, सो क्या बैंक यहाँ पे शेयर होल्डर को पूछेगा कि हमने कहाँ कहाँ खर्चा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, राइट। उसी तरह यहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट को पैसा दिया तो गवर्नमेंट बार बार पार्लियामेंट को नहीं पूछेगी कि हमें कहाँ पैसा खर्च करना है। गवर्नमेंट को पैसा मिला है तो फिर यह रूलिंग गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो पैसा खर्च करेगी। और फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 266(2). उसके बाद फ्रेंड होता है कंटीजेंसी फंड, जिसके मैंने बताया था ये है इमरजेंसी फंड। यहाँ पे होता है फिक्स कॉर्पस ऑफ ₹500 करोड़, 500 करोड़ का फिक्स होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सपेंडिचर तभी किया जाता है जब यहाँ अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंडिचर आता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन आफ्टर द एक्सपेंडिचर। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ पे पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन लेने से पहले हमें वहाँ पे पैसा खर्च करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर सिचुएशन और खतरे में आ सकती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपेंडिचर करने के बाद आप यहाँ पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन ले सकते हो। और फ्रेंड, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 267(1). ओके। अब फ्रेंड, बजट के रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स आपने ध्यान रखने चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला है आर्टिकल 112। इस आर्टिकल 112 के अंडर आपको प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि आप अभी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट पार्लियामेंट के आगे रखने जा रहे हो। उसके बाद फ्रेंड्स होता है आर्टिकल 113। यहाँ पे फ्रेंड्स बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं मिली तो आप यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं फॉर द परमिशन तो उसे हम डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। सो डिमांड फॉर ग्रांट्स लोकसभा में डालने से पहले आपके पास प्रेसिडेंट की अप्रूवल होनी चाहिए, वो लिखा गया है आर्टिकल 113 में। उससे फ्रेंड्स होता है आर्टिकल 114। यहाँ पे बोला गया है कि पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन के बिना आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी पैसा निकाल नहीं सकते, यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव होने के बाद ही आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं। उसका होता है फ्रेंड आर्टिकल 266। यहाँ पे बोला जाता है कि सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जमा होंगे और कहीं नहीं। और उसके बाद बोला गया है यहाँ की जो भी पैसा प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, ऐसे बाकी सोर्सेस से जमा होते हैं वो यहाँ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्रिएट किए जाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसका फ्रेंड होता है आर्टिकल 267। यहाँ पे बात की गई है द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की या फिर इमरजेंसी फंड की, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंडिचर्स होंगे सो फिर उन्हें हैंडल करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाएगा। आर्टिकल 267 याद रखिए। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि बजट की क्या क्या प्रोसीजर होती है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अनाउंस करते हैं बजट की डेट कि इस डेट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करेगी। उसके बाद होता है फ्रेंड्स द हलवा सेरेमनी। और फ्रेंड्स, क्या इस सेरेमनी में लोगों को हलवा खिलाया जाता है? बिल्कुल खिलाया जाता है, इसलिए इसका नाम है हलवा सेरेमनी। देखो फ्रेंड्स, डेट अनाउंस करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कुछ लोगों को बुलाती है यहाँ ताकि उनके साथ वो यहाँ बजट को प्रिपेयर करे। सो इसलिए जब यह फाइनेंस मिनिस्टर उन लोगों को बुलाती है तो सबसे पहले उन्हें एक स्वीट खिलाती है, दैट इज़ हलवा। और फ्रेंड, इस सेरेमनी से यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर एक तरह का अप्रिसिएशन दिखा रही है लोगों को यहाँ की वो बजट प्रिपेयर करने के लिए आए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ बजट की कोई भी चीज़ बाहर किसी को पता नहीं होनी चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, हलवा सेरेमनी के बाद 5 दिन के लिए सारे मेंबर्स जो भी बजट प्रिपेयर कर रहे हैं वो लॉक इन पीरियड में चले जाते हैं, मतलब 5 दिन वो किसी से मिलेंगे नहीं। उसके बाद फ्रेंड, जब बजट प्रिपेयर होता है तो हम उसे प्रिंट करते हैं, सो प्रिंटिंग ऑफ बजट डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम उसे प्रेसिडेंट अप्रूवल के लिए भेजते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग होती है जहाँ पे कैबिनेट बजट को अप्रूव करता है। और फ्रेंड्स, कैबिनेट यहाँ पार्लियामेंट नहीं होता, कैबिनेट मतलब हमारे यूनियन मिनिस्टर्स, सो वो बजट को अप्रूव करते हैं। उसके बाद फ्रेंड होता है फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच जो बजट डेट में होता है।
और उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन ऑन बजट किया जाता है। ये एक तरह का जनरल डिस्कशन होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। मतलब फ्रेंड्स बजट यहाँ डिस्कस करने के बाद बजट में जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ बजट स्पीच के हिसाब से ही दी गई है कि नहीं, ये देखा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी से। इसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्क्रूटनी। और फ्रेंड एक बार यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट स्क्रूटनाइज हो गया कि उसके बाद हम उसे भेजते हैं लोकसभा में। क्यों? उस पर वोटिंग करने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो वोटिंग कहाँ पे होती है? डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए ही वोटिंग हो रही है। एक्सपेंडिचर कहाँ का खर्च करने वाले हैं इस पे वोटिंग नहीं हो रही है। ये तो बस रूलिंग गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि वो एक्सपेंडिचर कहाँ का करेगी। बस यहाँ वोटिंग इस पे हो रही है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसे निकाल सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद फ्रेंड होता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए यहाँ हमें पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, राइट? अब फ्रेंड्स हर बार जब हम उस फंड से पैसे निकालेंगे तो फिर यह गवर्नमेंट बार बार लोकसभा से परमिशन नहीं लेगी, राइट? इसलिए यहाँ पे पास किया जाता है पहले अप्रोप्रिएशन बिल। मतलब कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि हम आपके परमिशन के बिना अब वहाँ से फंड अपने हिसाब से ले सकते हैं। सो एक बार अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया तो फिर रूलिंग गवर्नमेंट उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपने हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? और फिर जब ये पूरा बजट क्लियर हो जाता है, डिमांड ऑफ ग्रांट सक्सेसफुल हो जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल भी पास हो जाता है, उसके बाद फाइनल फाइनेंस बिल निकाला जाता है जहाँ पे सारे बजट के प्रपोजल्स पास किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बजट के की डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आर्टिकल 112 के हिसाब से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद आर्टिकल 113 के हिसाब से डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसके बाद फ्रेंड एक आर्टिकल मैंने बताया नहीं, आर्टिकल 110, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंडर हम निकालते हैं फाइनेंस बिल जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद फ्रेंड होते हैं फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट 2003। अब फ्रेंड्स फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मतलब हमारा बजट डेफिसिट में है तो फिर वो कम डेफिसिट में रहना चाहिए, इसके लिए एक FRBM एक्ट निकाला गया है। उसके अंडर गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, क्या हम कमाने से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, अगर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम ज़्यादा खर्चा करना है, ये इस FRBM एक्ट में बोला गया है। अब फ्रेंड उसके बाद है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरे कंट्री की इकोनॉमी पे ध्यान देना। अब फ्रेंड उसमें सब कुछ आएगा कि यहाँ पे आप बता रहे हो कि GDP का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, या फिर आपकी फिस्कल कंडीशन कितनी अच्छी है, मतलब आप पैसा कितना आ रहा है और या आप कितना खर्च कर रहे हो। उसके बाद फ्रेंड एक्सटर्नल सेक्टर भी बैलेंस है कि नहीं वो देखते हैं, यानी कि ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस है कि नहीं वो देखना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे गवर्नमेंट लोन देता है या फिर लेता है, उसका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, दैट इज मॉनेटरी मैनेजमेंट, ये भी देखा जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि बैंकिंग सेक्टर कैसी चल रही है, एग्रीकल्चर कैसी चल रही है, इंडस्ट्री कैसी चल रही है, राइट? ये सब चीज़ें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में आते हैं। उसके बाद फ्रेंड है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। और फ्रेंड यहाँ पे मीडियम टर्म की बात की गई है। मीडियम टर्म मतलब यहाँ है 3 ईयर्स। हमने देखा था कि साल में कितना फिस्कल डेफिसिट रहना चाहिए वो तो देखते ही है, लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि 3 साल में रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल डेफिसिट, उसके बाद यहाँ पे द फिस्कल डेफिसिट, ये कितना कम या ज़्यादा है इस पर भी ध्यान देने के लिए ये मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी होता है। इसमें फिर और कुछ चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आपके साल में आपने कितना डेप लिया, वो यहाँ पिछले साल से कम था या ज़्यादा था, ये भी एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखा जाता है कि रेशियो ऑफ टैक्स टू GDP कितना है, वो पिछले साल से कम थी या ज़्यादा थी, ये भी एनालिसिस किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड नेक्स्ट हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ बजट। देखिए सबसे पहले होता है डेफिसिट बजट, मतलब कि आपने खर्चा ज़्यादा किया है और यहाँ कमाया कम है, राइट? मैक्सिमम फ्रेंड्स हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है या फिर उन्हें बजट में ज़्यादा ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप डेवलप नहीं हो मतलब कि आपको ज़्यादा खर्च करना ज़रूरी है, राइट? अगर आपने कम खर्चा किया और आपका पैसा ज़्यादा आ रहा है मतलब आप पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो, ये देखा जाता है।
और फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे डेफिसिट आता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट लोन लेकर बैलेंस करता है, मतलब जितना उसने कम कमाया उतना वो लोन ले लेता है। क्लियर है? उसका होता है सरप्लस बजट। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा आता है और एक्सपेंडिचर कम होता है। सो हम यहाँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा इनकम ज़्यादा होगा। ये फ्रेंड मैक्सिमम हम देखते हैं एडवांस इकोनॉमीज में, जहाँ पे उन्होंने लोगों को सारी सुविधा दे दी है और उनके पास अभी ज़्यादा खर्चा करने के लिए कुछ रहा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और या गवर्नमेंट भी खुद ज़्यादा खर्चा करेगी तो फिर इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए उसे रोकने के लिए भी ये सरप्लस बजट निकाला जा सकता है, यानी कि हम यहाँ पे कम एक्सपेंडिचर करेंगे यहाँ, जिससे लोगों की डिमांड कम होगी और यहाँ इन्फ्लेशन कम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स बैलेंस बजट। यहाँ पे फ्रेंड्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सेम रहेंगे, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड होता है जीरो बेस्ड बजट। अब फ्रेंड देखो ये क्या होता है। देखिए आप यह सोच रहे हो कि 2023 में हमने खर्च किया था 1000 करोड़, सो इस साल 2024 में हम यहाँ करेंगे 1100 करोड़, राइट। हम बस एस्टिमेट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा हम यहाँ पे स्कीम निकाल रहे हैं, इसलिए उतना खर्चा होगा। लेकिन फ्रेंड जीरो बेस्ड बजट क्या बोलता है, आप ऐसा एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। आपको यहाँ स्क्रैच से या फिर जीरो बेस से यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि आपकी कौन कौन सी स्कीम है और वहाँ पे कितना खर्चा कहाँ कहाँ लगने वाला है। जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कितना है या फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है या फिर वहाँ से आप सेव कितना करोगे, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ बजट बनाओ। इसलिए हम इसे बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट या फिर फ्रॉम द स्क्रैच बजट। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद फ्रेंड होता है जेंडर बजट। मतलब कि यहाँ पे आप बस फोकस कर रहे हो जेंडर इक्वालिटी पे, यानी कि मेन को जितना दिया है उतना वीमेन को दो। सो यह बजट पूरा इसी इक्वल इक्वेशन पे चलता है। क्लियर है? उसका फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हिस्ट्री में बजट को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सो क्या क्या नाम है और वो क्यों दिए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यह सबसे पहले 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट बोला गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिस्कल बजट बहुत ज़्यादा दिखाया गया, दैट इज़ ₹550 करोड़, और उस समय इंडिया फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, इसलिए इसे हम ब्लैक बजट बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड है कैरेट एंड स्टिक बजट। ये वीपी सिंह ने बजट निकाला था जहाँ पे उन्होंने लाइसेंस राज को हटाने का काम शुरू किया था। यहाँ पे साथ में उन्होंने बोला था कि वो एक मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स निकालेंगे, जिससे फ्रेंड्स जो टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट होता है वो यहाँ पे कम किया जाएगा। उससे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स मिलेंगे और वो काम करने के लिए मोटिवेट होंगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं कैरेट अप्रोच। और फ्रेंड उसके साथ उन्होंने बोला कि जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, मतलब जो भी पैसा लेके भाग जाता है, उन पे कड़क कार्रवाई की जाएगी, और उसे बोलते हैं स्टिक अप्रोच। सो इसलिए इस 1986 के बजट को बोला था कैरेट एंड स्टिक बजट। उसके बाद फ्रेंड है एपोकल बजट, दैट वाज इन 1991। आपको पता है फ्रेंड्स 1991 में यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया गया था, जहाँ पे एलपीजी का कंसेप्ट लाया गया, विच इज़ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और फ्रेंड ये बजट निकाला गया था मनमोहन सिंह ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट था इंडिया के लिए, इसलिए इसका नाम दिया गया एपोकल बजट। एपोकल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट में 1997-1998 के बजट को ड्रीम बजट बोला गया है। क्यों? तब फ्रेंड्स टैक्सेस को लोअर किए गए। यहाँ पे लैफर कर की मदद से हमारे पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये सोचा कि अगर हम टैक्स को लोअर करते हैं तो हमें ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा, इसलिए तब यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म बहुत लिए गए, और इसलिए इसे बोला जाता है ड्रीम बजट। और फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो लैफर कर्व। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे टैक्स 100% रखते हैं तो फिर हमें कुछ भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिजनेस ही नहीं करेगा, राइट। जैसे जैसे हम यहाँ पे टैक्स कम करते जाएंगे तो हमें रेवेन्यू मिलता जाएगा, क्योंकि लोगों को फिर इंसेंटिव मिलेगा कि वो बिजनेसेस करे। जितना ज़्यादा हम कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू कम कर रहे हैं तो भी हमारा इनकम बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड उसका भी एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। यहाँ पे रेवेन्यू जिस पॉइंट में मैक्सिमम होता है उस टैक्स रेट से अगर कम किए तो फिर हमारा रेवेन्यू कम होते जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहाँ पे 2000 के बजट को मिलेनियम बजट बोला गया।
और फिर मिलेनियम क्यों? यहाँ पे फ्रेंड्स नई इंडस्ट्रीज दैट इज आईटी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। और फ्रेंड यहाँ क्या किया गया? यहाँ पे फ्रेंड बोला गया था कि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स को कम कर देंगे या फिर हटा देंगे। यानी कि सॉफ्टवेयर को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो आपको महंगा पड़ेगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इससे फ्रेंड्स जो भी लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ इंडिया में ही ज़्यादा सेल करना पसंद करेंगे, ना कि एक्सपोर्ट करना पसंद करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बाहर से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए उससे कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी है, जिससे यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर अप्लायंसेस लेके यहाँ पे सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे और वो भी इंडिया की ही इंडस्ट्री को बेचे। क्लियर है फ्रेंड्स? इसलिए इसे बोला गया है मिलेनियम बजट। नेक्स्ट फ्रेंड 2002-03 में एक बजट निकाला गया था, उसे बोला गया रोल बैक बजट। अब क्यों? यहाँ पे फ्रेंड इस बजट में जो भी प्रपोजल्स निकाले गए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वापस लिए गए, इसलिए इस बजट को हम रोल बैक बजट बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स 2021 के बजट को हम बोलते हैं वंस इन ए सेंचुरी बजट। क्यों? यहाँ पे क्योंकि फ्रेंड्स 2019 से कोविड-19 के बाद यहाँ पे इंडियन की इकोनॉमी बैकफुट पे थी, तो इसलिए यहाँ पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लिए गए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना या फिर हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करना या फिर यहाँ पे द प्राइवेटाइजेशन में ध्यान देना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में ध्यान देना। इन सब चीज़ों से इसे वंस इन ए सेंचुरी बजट बोला गया है। और फ्रेंड ये भी याद रखें कि इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक मेड इन इंडिया टैबलेट पे बजट प्रेजेंट किया था, इसलिए इसे हम पेपरलेस बजट भी बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड बजट के कुछ रैंडम फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स फाइनेंस मिनिस्टर्स पहले बजट के डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए एक ब्रीफकेस का यूज़ करते थे, और फिर इसका सबसे पहला ब्रीफकेस का यूज़ किया गया था 1860 में, जो कि हमारा फर्स्ट बजट था। और उसके बाद फ्रेंड्स 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने उस ब्रीफकेस को यहाँ पे चेंज कर दिया बही खाता में, और फ्रेंड्स आगे जाके उस बही खाता को भी डिजिटल किया गया, जो कि हमने देखा था 2021-22 को वो किया गया था डिजिटल, इसलिए हम अब उसे बोलते हैं डिजिटल बही खाता। क्लियर है? और फ्रेंड आपको पता होगा यहाँ की 2017 से पहले रेल बजट अलग से निकला जाता था, लेकिन यहाँ 2017 से रेलवे बजट यूनियन बजट के साथ ही निकाला जाता है।